I will kickstart now. Thank you everyone for joining today, taking some time out from your busy schedules on Sunday. Um, so I hope the last session was was a little helpful. If you have not seen the recording, think I can send it out again on the group, and then you can start looking at those recordings, that particular session recording. I think that's going to be today is going to be in the continuation of what we did last time, right? तो हम लोग उसके आगे ही कंटिन्यू करेंगे, बट थोड़ा मैं रिवाइज भी करूंगा, और थोड़ा मैं एक नई नए इमोशंस, रेगुलेशन एंड साइकोलॉजी पे भी थोड़ा सा आई वांट टू टच बेस, राइट? तो हमने क्या किया था लास्ट टाइम? हमने ये सीखा था कि कैंडल क्या होती है, राइट? हमने ये देखा था कि मार्केट में कोई भी जो पैटर्न बन रहा है वो क्यों बन रहा है, कोई भी कैंडल बन रही है वो क्यों बन रही है, और उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। तो जो सॉलिड पार्ट है ऑफ द कैंडल इज कॉल्ड बॉडी। जो अप एंड बॉटम यू सी दीज लाइंस, दीज आर कॉल्ड wicks. And we made sure कि we know what is the significance of the wick and the body. So any price movement that happens, any price movement that happens in the zone, not in the zone, basically not in the market, from top to down or bottom to up, if any price movement that is happening, that creates a body part, right? Because of that, the part gets created. But ये विक्स बनते हैं क्योंकि आपका इम्बैलेंस होता है प्राइस का, किसी भी तरीके का। अगर वो अ, ऊपर से नीचे जा रही है और फिर से ऊपर जा रही है, तो एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है, जहां पर हमने ये देखा था कि बायर और सेलर की लड़ाई होती है डोमिनेंस क्रिएट करने के लिए, कि हु इज विनिंग। तो ये विक्स का जो पार्ट है वो इसलिए बनता है क्योंकि वहां पे एक इम्बैलेंस होता है, राइट? और हमने ये भी देखा था कि ग्रीन कैंडल एंड रेड कैंडल कैसे बनती हैं। अगर प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है तो ग्रीन कैंडल बनेगी, अगर ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो रेड कैंडल बनेगी। हमने ये भी देखा था कि मार्केट के अंदर तीन तरीके की कैंडल्स आपको देखने को मिलती हैं। एक ग्रीन कैंडल मिलती है, एक रेड कैंडल मिलती है, और एक बेस कैंडल मिलती है। द बेस कैंडल इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेयर वी गेट टू नो कि कहाँ पे इंस्टीट्यूशंस की लड़ाई हो रही है, कहाँ पे पैसा फंसा हुआ है, कहाँ पे सबसे ज्यादा ऑर्डर्स ऑफ बाइंग एंड सेलिंग के अवेलेबल हैं। वो आपको बेस कैंडल्स पे हमेशा दिखेंगे, क्योंकि वहीं पर डोमिनेंस सेट होता है मार्केट के ट्रेंड का। If buyers are heavy, then from there on you can see a good movement of the price going up, तो आपको एक ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल दिखती है। अगर सेलर्स आर हैवी, तो आपको वहां से एक ट्रेंड डाउन दिखता है प्राइस का, एंड यू सी अ रेड एक्साइटिंग कैंडल डाउनवर्ड्स, राइट? सो बेस पर हमेशा आपकी लड़ाई होती है बायर और सेलर की, राइट? हमने ये भी देखा था लास्ट सेशन के अंदर कि हमको जोन कैसे, हमारे दो तरीके के जोन थे, डिमांड एंड सप्लाई, सेल जोन ऑल्सो वी कैन से। और एक जोन को डिफाइन किस तरीके से किया जाता है। तो एक जोन के लिए हमको ये तीन कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं, एक लेग इन, एक बेस और एक लेग आउट। वेयर एज लेग इन इज द फर्स्ट कैंडल, बेस इज द मिडिल कैंडल, और एक लेग आउट इज द थर्ड कैंडल, राइट? हमको ये पैटर्न ढूंढना होता है। और
कंडीशंस उसकी ये थी कि लेग आउट कैंडल हैज टू बी एक्साइटिंग, रिगार्डलेस ऑफ इट्स कलर इट हैज टू बी एक्साइटिंग। अगर ग्रीन बनती है, एक्साइटिंग रेड ग्रीन कैंडल बनती है, थर्ड कैंडल लेग आउट कैंडल अगर ग्रीन बनती है तो उसको हम डिमांड जोन कहेंगे। अगर रेड एक कैंडल एक्साइटिंग रेड बनती है, लेग आउट कैंडल एक्साइटिंग रेड बनती है, तो उसको हम लोग सप्लाई जोन कहेंगे, राइट। और ये जोन ही आपको ढूंढने होते हैं चार्ट के ऊपर, जहां पर आपको यू विल सी कि यहां से मुझे अपना एंट्री एंड एग्जिट प्लान करना है, राइट। तो आपको डिमांड जोन्स एंड सप्लाई जोन्स देखने होते हैं, सब चार्ट के ऊपर मार्क करने होते हैं, एंड देन अकॉर्डिंगली वी प्लान आर एंट्रीज एंड एग्जिट्स, राइट। सो दिस वाज, एंड लास्ट टाइम हमने एक पॉइंट डिस्कस नहीं किया था जो आज अपन डिस्कस करेंगे, विच इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ द जोन, कि कौन सा जोन कितना, उसमें कितनी स्ट्रेंथ है, वो कितना वीक है, ये हम लोग आज डिस्कस करेंगे। एंड उसका भी उसके भी ऊपर अपन लोग एक पॉइंट और डिस्कस करेंगे आज, जिसके अंदर हम लोग जो हम बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच। तो वी विल टच टच अपॉन दैट अप्रोच, जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। वो ये डिसाइड करता है कि आपका कन्विक्शन ऑन एनी पर्टिकुलर ट्रेड दैट यू वांट टू टेक एंट्री इन, वो कितना पावरफुल रहेगा। तो वो एक आपकी टॉप डाउन अप्रोच इज द इज द ब्रह्मास्त्र यू कैन से इन आपकी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर। इफ यू हैव डन दैट करेक्टली, यू कैन नॉट गो रॉन्ग इन अ ट्रेड। ठीक है। तो विद दैट आई विल take a pause, and I see a lot of people has joined. So welcome all again. So what we have done so far is just touch upon what we did in the last session, right? और आज जो मैं and this session is getting recorded anyway, so you will see this um, recording a little later, right? Uh, but let's kickstart the things that I want to discuss, right? So today, um, किसी Tarun, yes, sorry, just before we start, जो लेग इन लेग आउट होता है किसी भी जोन में, कैन right. both the candles be of same color or it doesn't make sense to be of same color? The leg in and leg out can be of same color if you see the definition here, right? Mhm. You only only point that you need to consider is the leg out, right? Okay, वो डिफाइन करता है कि आपका जोन जो है वो डिमांड जोन है या फिर सप्लाई जोन है, okay, राइट। तो अगर लेग आउट कैंडल आपका ग्रीन है तो वो आपका डिमांड जोन है। नाउ रिगार्डलेस ऑफ व्हाट दीज टू कलर्स आर, लेगिन okay, एंड बेस, जो लेग आउट है अगर वो रेड है तो वो आपका सप्लाई जोन है, रिगार्डलेस ऑफ दीज टू कलर्स और दीज टू कैंडल्स। okay. तो आपको कलर जो देखना है वो सिर्फ और सिर्फ लेग आउट का ही देखना है, बट कंडीशन इज लेग आउट हैज टू बी एक्साइटिंग, Okay. राइट। ओके, तो let's start now. Things I want to discuss, and this is purely a trader's psychology जो मैं, और इसको आप आपकी again whatever psychology that we discuss here, right? I mean it is coming from our daily routine life also. Like these are the points that you see here, right? I mean it's everyone's mind that it plays with, right? I mean, these emotions that we are seeing, everyone's mind play around with these emotions only in any of the situation,
तो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग आज ये डिस्कस कर रहे हैं कि एक ट्रेडर की जर्नी के अंदर आपको सबसे ज्यादा जो इमोशंस आपको समझने पड़ेंगे वो आपकी स्क्रीन पर है। फियर, ग्रीड एंड फोमो। नाउ, होता क्या है, फियर क्या है बेसिकली, राइट? फियर है कोई भी चीज, कोई भी आप चीज जो करने की सोच रहे हैं उसको करने से पहले का फियर, और करने, जब आप वो चीज कर रहे हैं ड्यूरिंग दैट प्रोसेस, दैट फियर, राइट? तो आप ये समझिए कि आपको कोई भी एक कार खरीदनी है, आपको कोई भी एक घर खरीदना है, आपको कोई भी एक ऐसी कोई चीज खरीदनी है जो आपकी लाइफ में एक सब्सटेंशियल इम्पैक्ट क्रिएट करने वाली है, और उसके पीछे आपकी सब्सटेंशियल एक अमाउंट जाने वाली है, जो आपकी लाइफ में एक एक इफेक्ट या इम्पैक्ट क्रिएट करेगी। वो कोई भी चीज आप उठा लीजिए, और एवरीथिंग दैट यू डू, राइट, यू गेट इनटू दिस माइंडसेट कि यार मैं इसको करना चाहिए या नहीं चाहिए। आपका माइंडसेट हमेशा यही कहेगा आप, क्योंकि यार हमेशा दो क्वेश्चन होंगे, करूं या नहीं करूं, करूं या नहीं करूं, राइट? वो ही फियर है आपका, क्योंकि आप, फियर है इसकी, अगर मैंने कर दिया तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा, अगर मैंने नहीं किया तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो कोई भी आप, सिमिलर थिंग इज इन द ट्रेडिंग जर्नी। कोई भी ट्रेड, आप जब आपको पैसा डालना होता है किसी भी ट्रेड के अंदर, जब आपको इन एंट्री बनानी होती है, तो आप हमेशा डरते हैं कि यार मैं पैसा डालूं कि नहीं डालूं, यहाँ से पैसा ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ से मेरी मार्केट ऊपर चली जाएगी, पैसा बन जाएगा, क्या पता नीचे भी आ जाए, क्या पता डालते ही नुकसान हो जाए, क्या पता डालते ही बहुत ऊपर चला जाए। वो ही फेयर है आपका, राइट? और वो हम समझेंगे कि वो क्यों होता है एक्चुअली में, इन जनरल लाइफ के अंदर भी क्यों होता है, और इन जनरल ट्रेडिंग के अंदर क्यों होता है। तो बिफोर टेकिंग एन एंट्री एंड ड्यूरिंग द एंट्री, right, these are two types of fear that you always face before doing anything, and during the process of that running thing you always fear। और सेकंड पॉइंट जो है इसका, कि ड्यूरिंग द प्रोसेस वो कैसे डर लगता है, वो ऐसा लगता है कि जब आपकी प्रोसेस चल रही है आपको लगता है कि यार ये सब, ये यहाँ पे मेरे को मुनाफा हो रहा है, या फिर यहाँ पे मेरे को ज्यादा नुकसान हो रहा है, या फिर यहाँ पे मेरे को ऐसा हो रहा है, अब मेरे को है ना अब कुछ एक्शन लेना चाहिए। अगर मुनाफा हो रहा है, अगर आपको ऐसा हो रहा होगा कि आपने 10,000 रुपये डाले हैं और आपको वो 50,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है या 40,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है, तो आप बोलोगे यार बस हो गया, अभी मेरे को निकल जाना चाहिए, यहाँ से, यहाँ ये मेरे लिए स्टॉप लॉस है, मतलब ये मेरी एग्जिट होनी चाहिए, मैं निकल जाता हूँ इधर से, मैं निकल जाता हूँ। बट आपके दिमाग में हमेशा ऐसे थॉट्स आएंगे। या फिर ऐसा होगा कि यार मैं 10,000, मेरे 5,000 ही रह गए हैं या 4,000 ही रह गए हैं, अब मेरे को बस यहाँ से निकल जाना चाहिए, मुझे नहीं रहना अब इसके अंदर, क्योंकि मेरा पैसा का नुकसान हो रहा है। और ये सब कुछ जब आप सामने के सामने आप इस प्रोसेस से गुजरते हो, किसी भी चीज के अंदर, एनीथिंग इन लाइफ ऑल्सो, व्हेन यू गो थ्रू दैट प्रोसेस, आपके दिमाग में बहुत सारे सेल्फ डाउट्स आते हैं कि यार ये सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, या सही कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, ये इसमें मेरे को बने रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। यही आपकी ड्यूरिंग द प्रोसेस फियर है, यही है आपका ड्यूरिंग द प्रोसेस फियर, राइट? सेकेंड पॉइंट इज ग्रीड, राइट? तो ग्रीड सबको पता है, सबके अंदर है, राइट? हम में से कोई भी ऐसा कोई इंसान नहीं है, एटलीस्ट इस सेशन के अंदर, तो जिसके अंदर ग्रीड कभी आया नहीं होगा, ठीक है? ग्रीड एक ऐसा इमोशन है जो बहुत नेचुरल है, ठीक है? आप हमेशा यही सोचते हैं कि कुछ और मिल जाए, कुछ ज्यादा और मिल जाए। वी ऑलवेज आस्क फॉर समथिंग मोर, वी ऑलवेज क्रेव फॉर समथिंग मोर, वी ऑलवेज वांट समथिंग मोर इन आवर लाइफ, फॉर अस, फॉर आवर फैमिलीज, फॉर एवरीबॉडी, एंड दैट इज राइट इमोशन टू हैव। बट वो कब अपन को रेगुलेट करना है, किस मोमेंट पे रेगुलेट करना है, वी ऑल्सो शुड नो, राइट? इसको ही अगर अपन ट्रेडिंग के अंदर समझें, तो अगर आपने सपोज कीजिए 1 लाख रुपए किसी एक ट्रेड के अंदर डाले, और मार्केट बूम करके ऊपर चला गया विद इन 2 डेज, और आपको वो 1 लाख का 1.5 लाख बनता हुआ दिख रहा है, आपके सामने दिख रहा है,
और आप बोलते हैं कि नहीं यार, मार्केट का ट्रेंड अप है, मैं अभी इसको 50,000 की जगह पे मेरे को बस 70,000 मिल जाए और मैं निकल जाऊं इधर से, मैं एग्जिट हो जाऊं, वो 70,000 भी आपको दे देगा। फिर भी आप बोलेंगे कि यार 50 से 70 पहुंचा है, क्या पता 70 से 80 पहुंच जाए, लेट्स वेट। वो 80 भी दे देगा। करेक्ट। और इसका कोई एंड नहीं है। इसका कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार यहाँ मुझे अब रुक जाना चाहिए। क्योंकि एक बार आपने उस इमोशन को हावी होने दिया अपने ऊपर, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप बिल्कुल एक सेन जोन से इनसेन जोन में कब चले गए, जहां पे यू आर ऑलवेज आस्किंग फॉर मोर एंड मोर एंड मोर। और आपको उतने की जरूरत है कि नहीं है, दैट इज अ डिफरेंट सिनेरियो। बट वो आपको वहां जोन से मिलेगा कि नहीं मिलेगा, दैट इज द क्वेश्चन। उसके लिए वो इमोशन का रेगुलेट होना बहुत जरूरी है, इन लाइफ एंड इन ट्रेडिंग। ये आपकी साइकोलॉजी के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। तो इसका भी आपका इमोशन ये वाला जरूरी है रेगुलेट करना। थर्ड पॉइंट इज फोमो। फोमो इज फियर ऑफ मिसिंग आउट, राइट। और ये जो फियर ऑफ मिसिंग आउट जो है, ये हमसे करवाती है बहुत बड़ी गलतियां, जीवन में भी एंड ट्रेडिंग में भी। ये जो इमोशन है, ये आपको ये बोलता है कि यार सामने वाला, जनरली जनरली लाइफ के अंदर बता रहा हूँ, सामने वाला यार ये किया है इसने, ये अचीव कर लिया है, मुझे भी ऐसा ही कुछ करना चाहिए, नहीं तो वो जो उसने अचीव किया है वो मुझे मिलेगा नहीं। या मुझे कुछ चाहिए जीवन के अंदर, तो मैं सामने वाले को देखकर या फिर इन जनरल मार्केट के ट्रेंड को देखकर मैं बोलता हूँ कि यार ये कर लेते हैं, ये वाली चीज अपन कंप्लीट कर लेते हैं, ऐसा कुछ अपन कर लेते हैं जिससे अपन को थोड़ा सा मिल जाए और मेरी लाइफ सॉर्ट हो जाएगी, राइट। बट समझना ये पड़ता है उसके अंदर कि जो सामने वाला कर रहा है या जो मार्केट कर रहा है, जो फिर या फिर मार्केट में जो भी ट्रेंडिंग है, वो वो आपके लिए बना है कि नहीं बना है। मतलब आप सिंपली इसी इन्फ्लुएंस के अंदर जा रहे हो मार्केट के अंदर कि यार मुझे भी इधर से कुछ करना है, ये मेरे से मिस हो जाएगा नहीं तो, ये इसके अंदर मुझे। या फिर हमेशा आपको ऐसा लगता है कभी कभी कि यार 10 लोग कर रहे हैं यार, मैं क्यों नहीं कर पा रहा या कर पा रही। तो अगर आप उस इन्फ्लुएंस के साथ कभी भी मार्केट के अंदर जा रहे हो, तो आपको हमेशा गलतियां ही होंगी, आपसे हमेशा गलतियां ही होंगी। आप कभी भी आपकी थॉट प्रोसेस जो है ना वो क्लियर रख नहीं पाओगे। ठीक है। तो ये तीन जो इमोशंस हैं, ये अगर आपने, इफ यू हैव मास्टर्ड दीज थ्री इमोशंस, विच इज easier said than done, because I know and we live through them, these three emotions. But ट्रेडिंग के अंदर, लाइफ के अंदर आप कुछ भी करें, लेकिन ट्रेडिंग के अंदर अगर आपने इनके ऊपर, इमोशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं किया, तो आपके लॉसेस निश्चित हैं। ये दैट्स डेफिनेट। तो आप लाइफ में कुछ भी करें, लेकिन अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो ट्रेडिंग के अंदर दीज इमोशंस हैव टू बी रेगुलेटेड। नाउ मैं इन तीनों के आपको तरीके बताना चाहता हूँ कि ये तीनों आप इस तरीके से मार्केट के अंदर, ट्रेडिंग के अंदर जाने के अंदर रेगुलेट कर सकते हैं। Now the biggest problem of these three emotions is too much information. ठीक है। Just understand this. It's too much information. It's too much in your plate. When you have too many options to look for or to assess, you always get into these three emotions. You always have these three emotions. You always give the food to these three emotions in your brain. कहने का मतलब यह है कि अगर आप एक साथ 50 स्टॉक्स देख रहे हैं ट्रेड के अंदर, एक ट्रेडिंग जर्नी के अंदर एक साथ 100 स्टॉक्स देख रहे हैं, आप उनको कंट्रोल कर ही नहीं पाएंगे, आप उनको स्कैन कर ही नहीं पाओगे। और बिकॉज आपने उसको तरीके से स्कैन नहीं किया है, बिकॉज आपने उसके अंदर ढंग ढंग से डिमांड जोन्स एंड सप्लाई जोन्स मार्क नहीं किए हैं, बिकॉज आपको उन मार्केट के उन स्टॉक्स की ट्रेंड नहीं समझ में आ रही है कि
प्राइस का ट्रेंड ऊपर है या नीचे है, बिकॉज आपने उन 50-100 स्टॉक्स जो भी आपकी लिस्ट में बना रखे हैं, वो आपने किसी और से सुनकर बनाए हैं, आपने अपने एनालिसिस से नहीं किए हैं, आपने उनकी टॉप डाउन अप्रोच नहीं की है, आपने उनका मूविंग एवरेज नहीं देखा है। ये आपको ये 1 2 3 जो अपन देख रहे हैं स्क्रीन पर, 1 2 3 होंगे ही होंगे। सो आप समझिए, आपको उन्हीं स्टॉक्स पे ट्रेड करना है जिस पे आपकी फुली मास्टरी हो। वो मास्टरी पहले दिन नहीं आएगी, दूसरे दिन नहीं आएगी, 10वें दिन नहीं आएगी, बट 50वें दिन जरूर आएगी। और वो डेडिकेशन एंड वो कंसिस्टेंसी आपको लिमिटेड नंबर ऑफ स्टॉक्स के साथ ही करना होता है। आप हमेशा आपका वर्क एरिया बहुत ज्यादा एक्सपैंड नहीं कर सकते हो। फॉर मी, आई एम इन द मार्केट फॉर अबाउट 6 years नाउ, बट मैं अभी भी लिमिट, मेरे 50 ही स्टॉक्स हैं मेरे पास, जिनको मैं देखता हूँ डे इन डे आउट, और मैं उन्हीं के साथ खेलता हूँ। मार्केट के अंदर हजारों स्टॉक्स हैं, हजारों स्टॉक्स हैं। और ऐसा तो नहीं है कि जिस दिन मार्केट गिरेगा या फिर मार्केट ऊपर उठेगा उस दिन सारे स्टॉक्स ऊपर या ऊपर गिरेंगे या नीचे गिरेंगे। कुछ स्टॉक्स ऊपर जाएंगे, कुछ स्टॉक्स नीचे जाएंगे। जब आपके 500 स्टॉक्स की लिस्ट होती है आपके पास, जब आप 100 200 500 स्टॉक्स के साथ आप मार्केट के अंदर उतरते हो, तो ऐसा तो पॉसिबल कभी नहीं होगा ना कि सारे के सारे एक दिन गिरेंगे, सारे के सारे एक दिन उठेंगे। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सब डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के हैं। कभी कोई गिरेगा, कोई उठेगा। जिस दिन आपने प्लान किया है जिस स्टॉक के अंदर कि यार यहां से ये ऊपर जाना चाहिए, वो उस दिन गिर जाएगा, दूसरा वाला उठ जाएगा। और आप बोलोगे यार ये तो फोमो हो गया। वहां पे फोमो किक इन हो जाएगा आपका, कि यार वो जा रहा है स्टॉक ऊपर, उसमें पैसा लगा देते हैं। वो मेरी स्कैन लिस्ट के अंदर भी था, देख मैंने ना स्कैन लिस्ट ऐसी बनाई थी कि है ना कोई तो ऊपर जाएगा। अरे कोई ना कोई तो ऊपर जाएगा ही, आपकी स्कैन लिस्ट का प्रॉब्लम नहीं है वो आपको, आपका अचीवमेंट नहीं है। आपने तो बस भर लिए वो स्टॉक्स, आपको पता ही नहीं कि उस स्टॉक के अंदर हो क्या रहा है, क्यों ऊपर उठा है वो। करेक्ट। तो वो पॉसिबल ही नहीं है कि आप हर स्टॉक को कंट्रोल में रख पाए आपके, क्योंकि आपके पास इतना ज्यादा डेटा पॉइंट्स हैं, इतना ज्यादा आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि आप उसको कंप्लीटली एक्सेस कर भी नहीं पाएंगे। तो अगर फोमो क्रिएट होगा जब आपके पास टू मच इंफॉर्मेशन है, ग्रीड क्रिएट होगी जब आपके पास टू मच इंफॉर्मेशन है, फियर क्रिएट होगा जब आपके पास क्लैरिटी ही नहीं है, क्योंकि आपके पास टू मच इंफॉर्मेशन है ये मुझे कौन सा स्टॉक पिक करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये तीन इमोशंस आपके कंटिन्यूअसली आपको पोक करते रहेंगे इफ यू प्ले अराउंड विद टू मच इंफॉर्मेशन, इफ यू वॉच टू मच ऑफ यूट्यूब वीडियोस, इफ यू वॉच टू मच ऑफ रीड, इफ यू रीड टू मच ऑफ न्यूज। आपको समझ में ही नहीं आएगा कि हो क्या रहा है मार्केट के अंदर, लाइफ के अंदर। एक न्यूज़पेपर कहेगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, दूसरा न्यूज़पेपर कहेगा कि मार्केट के यहाँ से नीचे जाने का डाउन है, ट्रेंड है, तो यहाँ पर आप कुछ भी मत करो, होल्ड योर मनी। एक इन्फ्लुएंसर आपको बोलेगा कि ऐसे ट्रेड करो, दूसरा इन्फ्लुएंसर बोलेगा कि वैसे ट्रेड करो। आप बोलोगे यार करना क्या है, दोनों ही करके देखता हूँ। दोनों ही करने में जाओगे और वहीं पर आपको मार्केट ट्रैप कर लेगा। विच ब्रिंग्स मी टू द मेंटल क्लैरिटी, राइट। दो तरीके की है आपके पास मेंटल, आपका जो माइंड सेट है वो दो तरीके का होता है। जब भी आप कुछ सोचते हो वो या तो क्लाउडेड होता है या फिर क्लियर होता है। डिसाइड आपको करना होता है कि आपको किस तरीके की मेंटल क्लैरिटी चाहिए। आपको क्लाउडेड क्लैरिटी चाहिए या आपको क्लीन क्लैरिटी चाहिए, जो आपकी थिंकिंग है। क्लाउडेड हमेशा आपको गलतियां ही करवाएगी। आपकी माइंडसेट अगर, आपकी थिंकिंग अगर क्लाउडेड है बिकॉज ऑफ टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन, because you have seen too many videos, because your one of your friends says अरे लगा दे इसके अंदर, मैं बता रहा हूं ना, and then you go with that emotion। इसका मतलब आपने कोई एनालिसिस नहीं किया है, यू आर जस्ट देयर फॉर द सेक ऑफ somebody told you, because of them, that's all। And you do not have control over your money, you do not have control over your thinking, you do not have your control over these emotions when, and this actually is the concern for your clouded thinking, बिकॉज आपने कुछ नहीं सोचा है उसके अंदर, आपसे करवाया गया है।
Whereas if you have the clear thinking, if you can put your thoughts in one line, and if you see कि यार, हाँ ये जो बोल रहा है, लेट मी assess it. मैं ये नहीं बोल रहा कि जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है आपको वो गलत मिलेगी, बट put your brains behind that, learn and put your learnings behind that, and that will make it clear to you कि हाँ जो भी चल रही है मार्केट के अंदर चीज वो कैसी चल रही है, क्यों चल रही है, क्यों ऊपर से नीचे गया है, ऊपर नीचे से ऊपर आया है, क्यों हुआ है ऐसा. When you will pick up those points, your mindset will be clear, your thinking will be clear. तब आपको ऐसा कोई भी बोलेगा ना कि अरे लगा दे इसके अंदर, आप उसको करेक्ट कर पाओगे कि भाई इसमें मत लगाओ, क्योंकि इसका चार्ट के ऊपर सेल सप्लाई जोन दिख रहा है, वहां से प्राइस नीचे आएगा, या यहाँ पे आपका डिमांड जोन है, प्राइस वहां से रिएक्ट कर रहा है, आपका डिमांड जोन से प्राइस ऊपर जाएगा. आप उनको सजेस्ट कर पाओगे कि जो गलतियां कर रहे हैं. किसी भी चीज पे ऐसे ही बिलीव करना इज कॉल्ड क्लाउड थिंकिंग. किसी भी चीज को अपने स्ट्राइड में लेना एंड देन पुट योर ब्रेन्स एंड लर्निंग्स बिहाइंड इट इज कॉल्ड द क्लियर थिंकिंग. सिंपल एज दैट. राइट. सो for a traders for a trader in his or her trading journey, these emotions and mental clarity plays a very very critical role, right? And I'll say this again कि अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे तो मत करो, लेकिन किसी और के बोलने पे मत करो. आपको खुद से फील आनी चाहिए कि यार हाँ मैं ये समझ के कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. आपने जो पैसा कमाया है वो आपकी लर्निंग एंड आपकी टीचिंग्स और आपके डेडिकेशन से ही कमा रहे हो आप. कोई अपन को ऐसे बकेट भर के दे नहीं रहा. तो जब आप उसको इन्वेस्ट कर रहे हो तो किसी और के बोलने पे क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो? वाई डोंट यू यूज योर लर्निंग, योर डेडिकेशन, योर पिचिंग, योर टीचिंग्स बिहाइंड दैट, एंड देन यू गो फॉर इट. तो कमाते वक्त इतना एफर्ट किया, जब इन्वेस्ट कर रहे हो तब उतना एफर्ट क्यों नहीं कर रहे हो? किसी और का तो पैसा है नहीं, अपना ही है. The point that I'm trying to tell you is the emotions have to be regulated. There is no denying about it. There are no second thoughts about it. अगर आपके इमोशंस रेगुलेट नहीं हुए तो आप वहां पे लॉसेस ही करोगे. आप कितना ही पढ़ लो, कितना ही देख लो, कुछ भी कर लो, आप वहां पे लॉसेस ही करोगे. आपकी ग्रीड ऐसे ऐसे काम करवाएगी आपसे कि आप देखोगे कि मार्केट एक दिन में 500 पॉइंट ऊपर चला गया. आपने जिस स्टॉक के अंदर एंट्री ली थी कल, वो भाग गया, कम से कम 40 रुपया ऊपर भाग गया. आपने वहां पे 1000 1200 शेयर्स खरीद रखे थे उसके, और आपको दिख रहा है बढ़िया 50 60 हजार का प्रॉफिट. आप उस ग्रीड के चक्कर में आप अपनी लर्निंग भूल जाओगे, क्योंकि आपने देखा कि ये किसी एक हायर टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन को टच करने वाला है. आपकी लर्निंग ये कहेगी कि यहाँ पे मुझे इसको स्क्वायर ऑफ कर देना है, मुझे प्रॉफिट बुक कर देना है. आपकी ग्रीड आपसे कहेगी अरे कुछ नहीं होता, ये जाएगा ऊपर अभी, और 40 हजार एक दिन में बनाकर दे दिया इसने दूसरे दिन. और द मोमेंट यू लीव इट टू द ग्रीड, वो, क्योंकि चार्ट तो अपने हिसाब से ही चलेगा, वो आपकी ग्रीड और आपके फोमो और आपके फियर के हिसाब से नहीं चलेगा. जो टेक्निकल है वो टेक्निकल है, उसकी डिनाइंग नहीं है. वो जाएगा, सप्लाई जोन पे टच होगा, और आपकी फॉल होगी ही होगी प्राइस की. और जो 40 हजार 50 हजार जो आप बनाने वाले थे, जो आपको वहां पे स्क्वायर ऑफ कर देने चाहिए थे बिकॉज ऑफ योर ग्रीड, वो आपके -30 हजार पर आ जाएंगे. बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे आपको ऐसे, बहुत ही सारे एग्जाम्पल्स. और मैं कह रहा हूँ इन जनरल जो भी मार्केट के अंदर इन्वेस्टेड है ना, आप, मैं बोल रहा हूँ 90% लोगों से आप बात करो, उनका सिंपल एक स्टेटमेंट होगा, यार मैंने पैसा डाला और साला नीचे चला गया, और मैंने जब निकाला उसके बाद वापस ऊपर भाग गया. ये बहुत नॉर्मल है. मतलब दिस इज लाइक
वो अपन इंडिया में बोलते हैं ना कि हर एक पत्थर मारो तो हर किसी मतलब हर दूसरा बंदा इंजीनियर निकलेगा, तीसरा बंदा इंजीनियर निकलेगा। ये वैसा ही सीन है। आप स्टॉक मार्केट के अंदर, ट्रेडर्स के अंदर एक किसी को पत्थर मारो, वो आपको यही एग्जांपल देगा सबसे पहले। मैं पैसा डालता हूँ, वो नीचे आ जाता है, फिर मैं निकालता हूँ, वो ऊपर भाग जाता है, फिर मैं ऊपर वाले लेवल पे डालता हूँ, फिर वो वापस नीचे आ जाता है, फिर मैं नीचे वाले पे वापस ट्राई करता हूँ एवरेज करने का, वो वापस ऊपर चला जाता है। वो यही रहता है, उनका सीन ही यही है। तो अगर आपको वही ग्रुप ज्वाइन करना है, तो आप अपने इमोशंस पे काम मत करो, आप अपनी मेंटल क्लैरिटी पे काम मत करो। आप भी वही बन जाओगे जिसको पत्थर मारेंगे और वही एग्जाम्पल देगा। बट अगर आप उनको करेक्ट करने वाले बनना चाहते हो, सो यू हैव टू, इट्स अ मस्ट कि आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल करो, अपनी मेंटल क्लैरिटी क्लियर रखो। और वो कैसे होगी? वो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग से होगी। और वो हम आज क्या लर्न करने वाले हैं, उसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें ऐसी क्लियर हो जाएंगी जो आपको इन दोनों चीजों से रिलेट कर देंगी, कि जो जो भी मैंने अभी तक एग्जांपल्स दिए हैं आपको वो रिलेट कर देंगी। कि हाँ, ये मार्केट के अंदर नथिंग इज अ फर्स्ट, एवरीथिंग इज अबाउट द लेवल्स, एवरीथिंग इज अबाउट डिमांड एंड सप्लाई। मेरे को मेरी डिमांड एंड सप्लाई पता है, मेरे को उसी के बीच में खेलना है। एक दिन के अंदर आप मिलेनियर नहीं बनने वाले हो, एक साल में मिलेनियर नहीं बनने वाले हो। आप अगर लगे रहोगे, अपने लॉसेस कंट्रोल में रखोगे, तो डेफिनेटली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप मिलियनियर बन सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप बन ही जाओगे, बट हाँ, इट इज बेसिकली दैट अप्रोच दैट यू हैव टू टेक। आपको आपके लॉसेस कम करने हैं, प्रॉफिट ज्यादा करने हैं, दैट इज द बॉटम लाइन। एंड दैट देन बेस्ड ऑन योर वर्थ एंड वेल्थ, जो भी आपने इन्वेस्ट करी है, इट विल गिव यू दोज रिटर्न्स। बट दोज रिटर्न्स विल बी ऑलवेज ग्रीन। रश में मत रहो, अपनी लर्निंग को आगे रखो, अपने ईगो और एटीट्यूड को पीछे रखो। बी हम्बल इन द मार्केट, बिकॉज मार्केट विल मेक यू हम्बल। सो with that, I'll take a pause. If you have any questions for me, otherwise we will jump on to the next topic, which is strength of the zone. Perfect. Okay, so let's see now, the strength of the zone, right? So we know now, the zone. What is a zone? A zone is where it's a combination of three candles, um, one leg in, one base, one leg out. The leg in and base color does not define what type of zone it is, but a leg out candle's color defines what type of a zone it is. If a leg out candle color is green, but it has to be exciting, then it is called a demand zone. If the leg out candle is red and it is exciting, it is called a supply zone or a sell zone. तो जोन तो हमको पता है कि जोन क्या होता है। ठीक है, हमने ढूंढे भी थे लास्ट सेशन के अंदर, जोन कैसे फिगर आउट करते हैं। बट कौन सा जोन कितना चलेगा, मतलब उसके अंदर कितना पावर है, वो क्यों, कहीं कहीं पर आप देखोगे कि कहीं कहीं पर प्राइस उस जोन से रिएक्ट होके बहुत ऊपर चली गई, कहीं पर वो टूट गया, मतलब वो चला ही नहीं, राइट? तो ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों देखते हैं हम लोग पैटर्न, और इसको हम लोग चार्ट पे भी देखेंगे। कि आपको मैं बताऊंगा कि कोई जोन टूट ही गया है बिल्कुल ही, उसके अंदर प्राइस आके रिएक्ट ही नहीं हुई, सीधा वो टूट गया। और कुछ ऐसा आपको पता चलेगा कि हाँ यार, ये जोन्स तो बिल्कुल ही रॉकेट हो गए, यहाँ से प्राइसेस आए और एकदम से रॉकेट हो गए। तो वो क्यों होता है? वो डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेंथ ऑफ दैट जोन जो आपने सर्च किया है उसके ऊपर। Now, how we figure out what is, मतलब which zone is, which zone has more power to it, or what is behind that, right? Why the zone is working and why the zone is not working. तो बहुत सिंपल है इसके अंदर।
वो डिपेंड करता है आपकी लेग आउट कैंडल्स के ऊपर। ठीक है। आपको कहीं कहीं बार एक जोन ऐसा मिलेगा, और ये पैटर्न्स मिलेंगे आपको आपके चार्ट के ऊपर, ये जो अपन मैंने यहाँ पे बना रखे हैं। तो इसमें आपको क्या है कि जो थर्ड कैंडल है, जो लेग आउट कैंडल है, उसकी वो एक्साइटिंग है, उसकी लेंथ जो है वो डिफाइन करेगी कि आपका जोन का स्ट्रेंथ क्या है। तो इफ यू आर टेकिंग द नोट्स, टेक द नोट्स लाइक दिस: व्हेन you have one or more leg out exciting candles, that strength is called that zone is called super strength zone. ओके। वन अगर रहेगी तो उसकी स्ट्रेंथ वर्सेस दो अगर रहेंगी तो उसकी स्ट्रेंथ वर्सेस एक जो है अ, उसकी उसकी लेंथ जो है, लेग आउट की लेंथ जो है वो बड़ी रहेगी तो उसकी स्ट्रेंथ, इन तीनों की स्ट्रेंथ डिफरेंट है। इन तीनों जोन्स की स्ट्रेंथ डिफरेंट है। मतलब वी कॉल इट एज गुड, बेटर, बेस्ट, राइट। तो वो है सीन। मैं इसको आपको समझाता हूँ कि सपोज करो कि यहां से प्राइस का मूवमेंट जो आया, जो ये लेग आउट जो आपको दिख रही है ग्रीन कैंडल, यहां से ये ओपन हुआ 50 रुपए पर और ये गया 60 रुपीज तक। ठीक है, 10 रुपए का इसके अंदर मूवमेंट आया, या $10 या 10 यूरो, वट एवर, राइट। इसके अंदर मूवमेंट आया, वर्सेस अगर आप इसके अंदर देखो तो ये यहाँ से 50 रुपए से चालू हुआ था, ये 80 रुपए तक गया, या 80 यूरो तक गया, $80 तक गया, राइट। ये इसके अंदर 30 पॉइंट्स का मूवमेंट आया। वर्सेस इसके अंदर ऐसा हुआ कि पहले दिन इसके अंदर 50 से 70 तक गया, नेक्स्ट डे इसके अंदर 70 से 100 तक गया, कंटिन्यूस इसके अंदर ग्रीन कैंडल बना, राइट। तो आप समझ रहे हो कि मतलब आपको बायर्स क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि ये डिमांड जोन है तो इट्स अ बायर हैवी जोन, राइट। मतलब इसके अंदर हम लोग लॉन्ग कर सकते हैं, इसके अंदर हम लोग बाय कर सकते हैं, ठीक। तो अगर ये डिमांड जोन है और यहाँ पर आप देख रहे हो कि प्राइस का मूवमेंट जो है, इस कैंडल ने 20 का बनाया, इसने 40 का बनाया, इसने 70 का बनाया, तो डेफिनेटली इसके अंदर काफी बायर्स है ना। इस वाले जोन में काफी बायर्स हैं जो कंटिन्यूअसली प्राइस को ऊपर ले जा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा बढ़िया तो ये हुआ। ठीक है, समझ में आया ये वाला पॉइंट। तो आपको दिख रहा है कि आपकी प्राइस यहाँ से कंटिन्यूअसली ऊपर जा रही है इस डिमांड जोन क्रिएट करते हुए। डिमांड जोन बना दिया इसने जब इसने एक लेग इन बनाई, एक बेस बनाई और एक लेग आउट बनाई, यहां पर एक डिमांड जोन बन गया, बट ये डिमांड जोन कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है। और ये वाली जो प्राइस थी, जो पुराने दिन की जो प्राइस थी, ये वाली जो रेड कैंडल की जो प्राइस थी, इसके ऊपर जाके इसने क्लोजिंग दे दी। क्लोजिंग भी इसने ऊपर जाके दे दी है, मतलब कि इसने इस पूरे जो सप्लाई जो ये आ रही थी, ये जो रेड कैंडल बन रही थी, इस पूरी सप्लाई को खत्म कर दिया। और बायर्स ने पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और वो इस लेवल के ऊपर जाके आपको क्लोजिंग दे दी है इस कैंडल ने। तो मतलब ये इतना सही, इतना स्ट्रेंथ है इस जोन के अंदर कि अब प्राइस जब वापस आएगी ना इस बेस कैंडल के ऊपर, तो वो यहाँ से ऊपर जाएगी ही जाएगी, देयर इज नो डिनाइंग अबाउट इट। उसके ऊपर बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वो जो अपन अभी टॉप डाउन अप्रोच में पढ़ेंगे, वो अपन समझेंगे कि क्यों ऐसे भी जोन टूट सकते हैं। बट ये आपको समझ में आना चाहिए कि एक जोन की स्ट्रेंथ कैसे होगी, डिफाइन होगी। और वर्सेस इसमें आप जो देखेंगे, इसमें आपने देखा कि 40 पॉइंट का मूवमेंट आया, लेकिन इसके बाद और इसने इस प्राइस के ऊपर ही क्लोजिंग दी है। तो ये भी बहुत अच्छा जोन है। ये जो रेड कैंडल है इसको पूरा खत्म कर दिया। अगर आप देखोगे तो इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है, बहुत अच्छा जोन है ये भी। इसके अंदर 40 पॉइंट का मूवमेंट भी हमको देखने को मिला था और सेम डे पर ही 40 पॉइंट ये ऊपर भाग गया था, मतलब कि बायर्स ने बहुत ज्यादा इस तरह बाइंग करी है। तो इस वाली बेस कैंडल के ऊपर जब लड़ाई हो रही थी, मतलब इधर बहुत सारे पेंडिंग ऑर्डर्स हो सकते हैं, क्योंकि आप समझिए कि जब इंस्टीट्यूशंस बाय करते हैं या फिर सेल करते हैं ना, तो वो अपन की तरह नहीं करते हैं कि 10 स्टॉक खरीद लिए, 1000 स्टॉक खरीद लिए, 500 स्टॉक खरीद लिए। वो खरीदते हैं बैच ऑर्डर्स के अंदर। बैच ऑर्डर होते हैं उनके मिलियंस ऑफ डॉलर्स के।
ठीक है। तो आप ये समझिए कि जब उनके ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होंगे मार्केट के अंदर, तो आपको बहुत ज्यादा वेरिएशन दिखेगा प्राइस का, क्योंकि इतना ज्यादा पैसा मार्केट के अंदर या तो मार्केट से या तो निकलेगा जब आपको मार्केट का डाउनफॉल दिखाई देगा, या फिर मार्केट के अंदर पैसा इन्फ्यूज होगा, तो मतलब मार्केट का प्राइस ऊपर जाएगा। सिंपल सा फंडा है, राइट। तो जब इंस्टीट्यूशंस के लेवल पे मार्केट का प्राइस आता है, वहां से आपको एक बहुत ही स्पीडी प्राइस मूवमेंट आपको देखने को मिलता है। जब आपको स्पीडी प्राइस मूवमेंट देखने को मिलता है, इसका मतलब वहां पर बहुत सारे पेंडिंग ऑर्डर्स जो थे वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं। मैंने आपसे लास्ट सेशन में एक बात करी थी कि जो भी मार्केट के फॉल्स जो अभी आप देख ही रहे होंगे, कि मिस्टर ट्रम्प अगेन जो बातें कर रहे हैं, तो उसकी वजह से मार्केट के फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा हैं, आपके मार्केट के फॉल्स बहुत ज्यादा हैं। ठीक है। तो वो फॉल्स कहीं तो जाके रुकेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता कोई भी मार्केट का एकदम से जीरो हो जाएगा, कहीं तो जाकर रुकेंगे। वो कहाँ जाकर रुकेंगे? वो वहां जाकर रुकेंगे जहां पे इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होना पेंडिंग है। वो कहाँ पे होंगे पेंडिंग उनके बचे हुए? इन्हीं बेस कैंडल्स के ऊपर, इन्हीं डिमांड जोन्स एंड सप्लाई जोन्स के ऊपर। यहीं पर आएगी प्राइस। यहीं पर आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि कौन सा डिमांड जोन जो है चल जाएगा, कौन सा डिमांड जोन नहीं चलेगा, या फिर कहाँ पे सप्लाई है कहाँ पे नहीं है। इन्हीं बेस कैंडल्स के ऊपर इनके मार्केट के ऑर्डर्स पेंडिंग होंगे, इंस्टीट्यूशंस के। ठीक है। और यहीं पर आपको समझ में आएगा कि यहां से प्राइस जैसे ही आएगा नीचे की तरफ, तो वो कैसा रिएक्ट करेगा। ठीक है। आप बहुत बार देखोगे कि प्राइस ऐसे नीचे आ रहा है, ठीक है, और फिर यहां से एकदम से ऊपर चल गए ऐसे। ये जिस पॉइंट पर गया है ना, यही आपका डिमांड जोन है। ये यहां पर आपका मार्केट के अंदर इंस्टीट्यूशंस का पैसा फंसा हुआ है, ये तभी गया ऊपर यहाँ पर। या फिर आप देखोगे कि कई बार मार्केट का प्राइस ऐसे ऊपर गया है, ठीक है, और यहां से एकदम से नीचे आ गया। कोई तो रीजन होगा क्यों हुआ है। यहाँ पर एक सप्लाई जोन था। कभी भी मार्केट का प्राइस ना ऐसे ऊपर और ऐसे नीचे नहीं जाता, ये होता ही नहीं है। आप देखोगे हमेशा जिगजैग फॉर्म होते हैं मार्केट का प्राइस। ये जो आपको जिगजैग्स दिख रहे हैं ना, ये आपके जोन्स हैं, ये आपके डिमांड जोन्स एंड सप्लाई जोन्स हैं। तो इंस्टीट्यूशन के ऑर्डर्स रियल टाइम पे नहीं एग्जीक्यूट होते क्या? नहीं, अब आप ये सोचिए, इसको इस तरीके से सोचिए कि मार्केट के अंदर आवर्स हैं लिमिटेड, ठीक है, और अगर मिलियंस ऑफ ऑर्डर्स आपको एग्जीक्यूट करने हैं, मिलियंस ऑफ ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करने हैं, तो प्राइस क्या करती है? ये प्राइस आएगी एक जोन के अंदर जहां पे इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर्स हैं, ठीक है ना, वो सब कुछ एक साथ एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगी। अगर मिलियंस ऑफ ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करने के लिए प्राइस को मतलब बहुत टाइम चाहिए, तो वो यहां पर आएगी, वो पिक करेगी। और हमेशा ऐसा होगा कि आप अगर मार्केट का चार्ट देखेंगे, तो ये प्राइसेस आपको ऐसे दिखेंगी, ठीक है। ये प्राइसेस हैं आपकी, ये एक प्राइस है, ये दो प्राइस है, ये तीन प्राइस है, ये चार प्राइस है। आपको आपको जब एग्जीक्यूट करना होता है ना, जब आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट करना होता है, जब अगर आपने कभी भी स्टॉक्स लिए होंगे और आप बोलोगे कि मैं ना प्राइस जब एक होगी ना तब मैं एग्जीक्यूट करूंगा, मेरे को खरीदना है तब। आप जब खरीदोगे ना एक को, तो आपको पूरा कभी भी एक पे नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा एक पे, 1.5 पे, 1.75 पे। आपका ओवरऑल एवरेज बन जाएगा 1.3 या 1.4। आपकी जब बाइंग होती, और सेम फॉर सेलिंग ऑल्सो, आप कभी भी देखना, आपका जब आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो ना, तो आपको कभी भी एक पे नहीं मिलता है। आपको कभी एक, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 ऐसे, और फिर उसका एवरेज पे मिलता है। तो सेम फॉर मार्केट इंस्टीट्यूशंस ऑल्सो, जब वो बाय करते हैं ना, तो वो डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे बाय करते हैं। वो एक प्राइस पे बाय कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि मार्केट का प्राइस तो हमेशा फ्लक्चुएटिंग है ना, हर सेकंड, हर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर फ्लक्चुएटिंग है, तो आपको वो वाला प्राइस मिलेगा कैसे?
कभी मिल ही नहीं सकता। आपको एवरेज प्राइस मिलता है हमेशा। आपके डिफरेंट जितना टाइम लगता है उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने में वर्सेस जो प्राइस का मूवमेंट है, आप अगर एक स्केल पे मैं रखेंगे अपने इसको घर की तो आप, गाड़ी नीचे की गाड़ी सॉरी, ठीक है। तो आप अगर ये स्केल पर देखेंगे ना, तो आपको इस स्केल पर समझ में आएगा कि आपका ये जो प्राइस है वो हमेशा नीचे और ऊपर हो रहा है, हर सेकंड, हर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर। और आपने एक प्राइस सेलेक्ट किया कि मेरे को इस प्राइस पे मिल जाए, वो नहीं मिलेगा आपको। वो आपका हमेशा इस एवरेज प्राइस के ऊपर मिलेगा। सेम विद इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स, राइट। तो जो क्वेश्चन है अंकित तुम्हारा कि सारे मार्केट के जो ऑर्डर्स हैं वो एक साथ एग्जीक्यूट नहीं होते क्या इंस्टीट्यूशंस के, वो कभी नहीं हो सकते, क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे बाय हैं। हम्म। इसीलिए हम लोग एक रेंज सेलेक्ट करते हैं, डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन जब हम फाइंड करते हैं, राइट। इफ यू सी दिस, राइट। राइट, यहाँ पर ये एक रेंज है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर फिक्स्ड प्राइस के ऊपर हम लोग जाके कर रहे हैं कि जब प्राइस 50 पे आएगा तो यहां से भग जाएगा, ऐसा नहीं होगा। 50 पे भी होगा, 48 पे भी होगा, 47 पे भी होगा, 50.5 पे भी होगा, 49.25 पे भी होगा। वो हर तरफ, मतलब वो एक रेंज है जहां पे आपको कंटिन्यूअस आपके डिमांड जोन के अंदर मार्केट के पेंडिंग ऑर्डर्स पेंडिंग है। ओके। तो होप ये क्लियर हुआ कंफ्यूजन ना, कि क्यों ऐसा प्राइस रिएक्ट करती है, क्यों होता है मार्केट के अंदर ऐसा कि यहाँ, अच्छा तुम आप लोग ये बोल सकते हो कि आपने बता दिया यहाँ तो डिमांड जोन है तो यहाँ पे तुरंत टच होके क्यों नहीं गया ऊपर, ऐसा नहीं होगा। वो जिस लेवल पे बाइंग है वो एक रेंज के अंदर बाइंग है। वो एक रेंज के अंदर आपको, तभी हम लोग एक स्टॉप लॉस भी लगाते हैं नीचे, टारगेट भी लगाते हैं, एक स्टॉप लॉस भी लगाते हैं, एक एंट्री लगाते हैं, एक स्टॉप लॉस लगाते हैं। स्टॉप लॉस इसलिए लगाते हैं कि अगर कि फॉर सम रीजन यहाँ से बाइंग उतनी स्ट्रांग नहीं आई, सेलिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग आ गई या आ ही रही है, तभी वो डिमांड जोन में आई है। करेक्ट, प्राइस डिमांड जोन में आएगी कब, जब ऊपर से सेलिंग आएगी। करेक्ट। तो अगर ऊपर से सेलिंग आ रही है और एक डिमांड जोन तक आ रही है, तो वो डिमांड जोन के अंदर टिकेगी या यहाँ से ऊपर भागेगी या फिर उस डिमांड जोन को तोड़ देगी। वही हम चीज यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि वो डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेंथ पे एंड टॉप डाउन एनालिसिस के ऊपर। दो फैक्टर्स होते हैं। तो हम स्ट्रेंथ अभी डिस्कस कर रहे हैं, हम टॉप डाउन एनालिसिस के बाद डिस्कस करेंगे कि what are the best probable chances that you have when the market is coming down, the price is coming down and it reaches to your demand zone, वहां से वो ऊपर जाएगा ही जाएगा, उसकी कितने प्रोबेबिलिटीज हैं, वो आपको टॉप डाउन अप्रोच से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपका स्ट्रेंथ ऑफ द जोन जो है, वो ये डिसाइड करता है कि इसके चलने के चांसेस कितने ज्यादा हैं। मतलब आप अगर इसको समझोगे ना, तो ये आपका ऐसा है कि सबसे ज्यादा इसके हैं चांसेस चलने के। ठीक है, सबसे ज्यादा इसके चांसेस चलने के इस वाले पैटर्न के, इसके मतलब अच्छे चांसेस हैं, बहुत अच्छे चांसेस हैं, बट इसके तो सबसे ज्यादा चांसेस हैं, इसलिए मैं डबल टिक कर रहा हूँ, या मैं इसको 3 टिक कर देता हूँ, इसकी तो चलेगा ही चलेगा। ठीक है, इसके मतलब चांसेस हैं, लेकिन इससे थोड़े कम है। पर इसके चांसेस हैं, लेकिन इससे और इससे कम है। क्यों कम है इसके चांसेस चलने के? क्योंकि ये देख रहे हो आप, प्राइस का लेवल ये ब्रेक नहीं कर पाया है। ये सेम जहां से इसकी सेलिंग स्टार्ट हुई थी वहीं पे बाइंग इसकी एंड हो गई है। ये अच्छा है, लेकिन ये बेटर एंड बेस्ट से कम है। ठीक है, ये इसने प्राइस को ब्रेक किया ही नहीं है, अपनी पुरानी वाली लेवल को ब्रेक किया ही नहीं है। जब इसने पुराने वाले लेवल को ब्रेक नहीं किया है, तो हो सकता है यहाँ पे इस ये जो विक आपको जो दिख रही है, इधर और ज्यादा सेलिंग ऑर्डर्स हो, क्योंकि सेलिंग तो यहीं से स्टार्ट हुई है, आप देख रहे हो। ये जब यहाँ पर मैंने बोला था ये इम्बैलेंस होता है, विक इम्बैलेंस है, करेक्ट। तो इस इम्बैलेंस के बाद रिजल्ट क्या आया? प्राइस डाउन आई, मतलब यहाँ पर सेलर हैवी हुए, करेक्ट।
इम्बैलेंस इसी वजह से क्रिएट हुआ ना ये, वरना प्राइस तो ऊपर जा रही थी, लेकिन ये विक क्यों बनी? विक इसलिए बनी क्योंकि यहाँ पर कोई तो बैठा था अपने सेलिंग ऑर्डर्स लेकर पेंडिंग, और उसने यहाँ से सेलिंग ऑर्डर्स पेंडिंग एग्जीक्यूट किए हैं और बायर्स को खत्म कर दिया, इसलिए ये प्राइस नीचे आई है। करेक्ट। और फिर यहाँ पे एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है, इसलिए विक बनी है। ये नीचे जा रही थी प्राइस, लेकिन ये वापस एकदम से ऊपर क्यों आई? ये क्लोज यहाँ पर क्यों हो गई? क्योंकि यहाँ पर एक इम्बैलेंस है, यहाँ पर बायर्स हैवी थे। करेक्ट। अब दिन यहाँ पे खत्म हो गया था, तो ये बेस बनी। बेस क्यों बनी? क्योंकि यही लड़ाई दूसरे दिन कंटिन्यू चली, लेकिन कम रेंज के अंदर चली। ये रेंज ज्यादा थी, ये कम रेंज के अंदर ज्यादा चली। लेकिन जब ये लड़ाई खत्म हो गई तो ये एक बेस में कन्वर्ट हो गई, और तीसरे दिन उसका रिजल्ट क्या था? प्राइस ऊपर गई। मतलब बायर्स हैवी थे। लेकिन ये प्राइस कहाँ तक लेकर गए बायर्स? ये सिर्फ इसके विक तक ही लेकर गए, जहां पे पहली बार इम्बैलेंस चालू हुआ था। और उसका रिजल्ट क्या था? उसका रिजल्ट था प्राइस नीचे आ रही थी। तो ऐसा जरूरी है क्या कि मतलब जब ये इस तक पहुंचेगी प्राइस, तो ये इसको तोड़ के ऊपर निकल जाएगी? पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप तो हमेशा पॉसिबिलिटीज जिसकी ज्यादा होंगी वही करोगे ना। तो आप इसको क्यों नहीं ट्रेड करोगे? इसको क्यों नहीं ट्रेड करोगे? इसको क्यों ट्रेड करना चाहोगे? ये तो आपको दिखा ही रहा है ना कि इसने तो ये सारी की सारी सप्लाई तोड़ दी है। ये तो क्लियर कट दिखा रहा है आपको। इस पे तो डाउट है आपको कि ये यार लास्ट टाइम भी यहीं से जाके नीचे आ गई थी प्राइस, इसी पॉइंट से। बट इसने तो आपको क्लियर कट दिखाई दिया कि ये तो तोड़ ही दिया है प्राइस। तो आप इसको ही ट्रेड करोगे। और इसने तो ये बोल दिया कि भैया मैंने तो दो दो दिन मतलब बायर हैवी ही है मेरे तो, वो प्राइस तो कब की चली गई। तो आप इसको और इसको ट्रेड करोगे ना। इसको क्यों ट्रेड करोगे? ये वाले डिमांड जोन को क्यों ट्रेड करोगे? तो आप हमेशा स्ट्रेंथ पे जाओगे, जोन की स्ट्रेंथ पर जाओगे। जो भी आप फिगर आउट करोगे चार्ट के ऊपर, तो आपको ये वाला पैटर्न और ये वाला पैटर्न जहां दिखेगा ना, मतलब वहां पर आपको संतुष्टि आ जाएगी कि यार यहाँ से प्राइस है ना बहुत ज्यादा नीचे कभी जाएगी नहीं, यहाँ से ऊपर ही जाएगी। और इसके ऊपर अगर आपने इसको मिक्स कर दिया टॉप डाउन अप्रोच के साथ, तो मतलब फिर तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। सेम थिंग इज फॉर सप्लाई ऑल्सो। ये अपन ने डिमांड पड़ी, ये अपन सप्लाई है, कि सप्लाई के अंदर भी यही हुआ था कि ये वाला जो है ये अच्छा है, बट ये बेटर है, और ये बेस्ट है। अगर कोई शॉर्ट करता है, शॉर्टिंग ऑल्सो इज वन ऑफ द टेक्निक्स, राइट, जिससे हम पैसा बना सकते हैं। मतलब हम बेच देते हैं स्टॉक को पहले। हम ये बोलते हैं कि यहाँ से प्राइस नीचे ही जाएगी, और हम लोग वो स्टॉक को पहले बेच देते हैं मार्केट के अंदर, कि ये मेरे बेच दो 100 रुपए, मतलब ये 80 पे जाएगी ही जाएगी, तो मैंने इसको बेच दिया। और वो जब 80 पे पहुंचती है तो हम खरीद के वापस दे देते हैं, तो जो मार्जिन होता है वो आपका मुनाफा हो जाता है। राइट। तो जो शॉर्ट करते हैं उनके लिए सप्लाई जोन्स मैटर करते हैं, जो लॉन्ग करते हैं, जो बाय करते हैं, उनके लिए डिमांड जोन मैटर करते हैं। ठीक है। तो सप्लाई जोन के अंदर भी सेम चीज है। सप्लाई जोन के अंदर भी यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ। इम्बैलेंस क्रिएट होने के बाद ये सॉरी नीचे इम्बैलेंस क्रिएट हुआ। इम्बैलेंस क्रिएट होने के बाद प्राइस ऊपर गया, लेकिन ये एक इम्बैलेंस वापस क्रिएट हो गया यहाँ पर। ठीक है। और दिन खत्म हो गया इम्बैलेंस के बाद। फिर नेक्स्ट डे पर ये वापस से इन्होंने यहाँ पर एक लड़ाई करी, सप्लायर एंड सेलर एंड बायर ने यहाँ पे वापस लड़ाई हुई। और उस लड़ाई का नतीजा क्या हुआ थर्ड डे पर, कि ये प्राइस नीचे आ गया। लेकिन ये नीचे गया, लेकिन कहाँ तक गया? ये इसी के लेवल तक गया, इसको तोड़ नहीं पाया। इस वाले सब डिमांड को तोड़ नहीं पाया। लेकिन ये तो आपको दिखा रहा है ये तो तोड़ दिया है ऑलरेडी। ये वाला तो यहीं पर तोड़ दिया है। और इसने तो आपको डबल दिनों दो दो दिन तक तोड़ते हुए दिखाया है। तो आप इसको ट्रेड करना ज्यादा प्रेफर करोगे, एंड इसको प्रेफर करोगे ओवर दिस। इसको आप कम प्रेफरेंस दोगे। दोगे, डिपेंडिंग ऑन द केसेस, अलग अलग केसेस हैं, लेकिन यूजुअली नहीं दोगे। लेट्स पुट इट दिस वे। लेकिन आप इसको और इसको तो प्रेफर करोगे हमेशा। ठीक है। तो ये होती है स्ट्रेंथ ऑफ द जोन। मैं I'll take a Arun, pause. I'll take the questions. Yes, I didn't quite understand how people can make profit when they are short. when they are shorting, right? Yeah. So imagine you, अभी करंट मार्केट का ट्रेंड जो है, Mm-hmm. राइट, इट इज डाउन ट्रेंड।
राइट, एंड यू फील लाइक कि टीसीएस जो है, बिकॉज दे हैव, इफ यू हैव सीन द न्यूज, दे हैव laid off few people in their Hmm. history, मतलब उन्होंने कभी नहीं किया है, but they have laid off few people now, right? 2% 3% of their, मतलब सेंटिमेंट इज लाइक कि यार यहाँ पर है ना, लोगों का विश्वास हिला हुआ है, मार्केट का ट्रेंड ऐसा है, डाउन है, एंड यू हैव डन योर एनालिसिस, तो आपको लगता है कि यार यहाँ पर है ना नीचे ही जाएगा टीसीएस। व्हेन Hmm. यू नो टीसीएस नीचे जाएगा, राइट, तो आप बाय तो करोगे नहीं उसको। Hmm. आपको तो गिरते हुए मार्केट के अंदर पैसा बनाना है। तो Right. उसको कहते हैं अपन शॉर्टिंग, राइट। तो उस Right. शॉर्टिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि मैं बोल रहा हूँ कि आज टीसीएस जो ट्रेंड कर रहा है वो 100 पर है, बट ये 2 हफ्ते के अंदर या 1 हफ्ते के अंदर या फिर एक दिन के अंदर ये 80 पे बंद होगा। वेन यू नो कि ये 80 पे बंद होगा, एंड हाउ डू यू नो? क्योंकि प्राइस कहीं ना कहीं तो सप्लाई जोन को टच होके नीचे आ रही होगी। Hmm. अगर आपका एनालिसिस करेक्ट है, तो आपने ये देखा कि प्राइस जो है अभी टीसीएस की सप्लाई जोन के अंदर एंटर कर चुकी है, यहां से रिएक्ट होके नीचे ही जाएगी, और व्हेन यू नो इट्स गोइंग टू कम डाउन, तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर नॉट गोइंग टू बाय देयर, यू गोइंग टू सेल देयर। You will join the trend. The trend says, trend. I'm not talking about in general trend. I'm talking about the market trend. Market trend is कि मार्केट का प्राइस नीचे जाएगा, टीसीएस Hmm. का प्राइस नीचे जाएगा, यू विल सेल देयर। अभी 100 पर है, एंड यू आर वेरी कॉन्फिडेंट कि ये यहां से 80 पे बंद होगा ही होगा, तो यू विल सेल एट 80 और एट 100 फॉर 80, But राइट। जो अब what I will sell because I don't have the यू डोंट stock. हैव, करेक्ट, तो यू डोंट हैव द स्टॉक्स, राइट। Hmm. यू डोंट हैव करंटली इन योर Right. पोर्टफोलियो टीसीएस स्टॉक्स, तो आपके Right. जो ट्रेड पार्टनर्स हैं, आपके जो स्टॉक एक्सचेंज हैं, वो आपको ये देते हैं, लेवरेज देते हैं कि यू कैन स्टिल सेल इवन Oh. इफ यू डू नॉट हैव, राइट। तो यू सेल Okay. दैट स्टॉक विदाउट हैविंग दैट स्टॉक इन योर पोर्टफोलियो, बट व्हेन इट रीचेस टू 80, राइट, यू विल Hmm. हैव टू बाय देन। Oh, okay. तो आपने अभी 50 स्टॉक्स या 10 स्टॉक्स टीसीएस के 100 पे बेच दिए, जो आपके पास है ही नहीं, करेक्ट। Hmm. Hmm. बट आपको ये जो बेचे हैं ये खरीद के वापस भी देने पड़ेंगे ना मार्केट को, अदरवाइज वहां पे 10 का खाता नहीं मिलेगा उनको, गैप हो लेजर में जाएगा, उनका हाँ। कंफर्म नहीं होगा, करेक्ट। करेक्ट। तो जब आपकी प्राइस आपकी मनचाही प्राइस पे आई, आपके 80 पर आई, तो आपने उसको 10 स्टॉक वहां पे खरीद लिए। तो आपने हम्म। बेचे कितने पे? 10 × 100 1000 पे। आपने खरीदे कितने पे? 10 × 80 बस। 800। तो ये जो 200 रुपए का जो आपने मार्जिन, बिकॉज आपने उसको शॉर्ट किया, ये आपका प्रॉफिट होता है, ओके। हम्म। राइट। इसको कहते हैं अपन शॉर्ट सेलिंग, कि आपके पास नहीं है, लेकिन आपको पता है ये नीचे जाएगा, और आपने वहां पे बेच दिया, फिर आपने ओके। उसको खरीद लिया। तो वो स्क्वायर ऑफ हो जाता है, जो आपका पेंडिंग था वो स्क्वायर ऑफ हो जाता है, क्योंकि अब आपने उसको खरीद लिया है। तो स्क्वायर ऑफ होके जो भी डिफरेंस है वो आपका नापा हो जाता है, ओके। ठीक है। चलो, तो और क्वेश्चंस, एनीबॉडी ऑन दिस वन, जो भी अपन ने अभी तक पढ़ा, समझा, स्ट्रेंथ ऑफ द जोन। वरुण, ये जो स्टॉक नहीं है एंड देन आल्सो वी आर एबल टू सेल, राइट? राइट, इज देयर राइट। एनी टाइम फ्रेम कि हमें ये उतने ही टाइम फ्रेम में बाय बैक करना है या यस, फिर? यस, टाइम फ्रेम होता है, मोस्टली इट इज इंट्राडे। आपको डे एंड पर ओके, उसको स्क्वायर ऑफ करना होता है, राइट। ओके, ओके, आपको डे शुरू, डे स्टार्ट पे आप खरीदो, डे एंड पर आपको उसको बेचना होता है वापस से, मतलब खरीदना होता है वापस से, आपको उसको स्क्वायर ओके, ऑफ करना ओके, होता है बेसिकली, राइट। ओके, ओके, तो वो यूजुअली इट इज 1 डे। ओके, ठीक और हर है, और हर स्टॉक आपको ऑप्शन देता भी नहीं है ऑलराइट। बेचने का, शॉर्ट सेलिंग के लिए वो So is it बहुत ही कम directly स्टॉक्स। the option is given by stock company directly or the broker is the stock company, right? वो नहीं, करना नहीं, चाहती है। आप जिस ब्रोकर से आप जो ट्रेड करते हो ना, उनके पास हम्म, ऑलरेडी बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं,
आप सीधा हाँ, एक्सचेंज में नहीं जा रहे होते हो। राइट राइट राइट। वो ब्रोकर जो है ना, वो आपके बिहाफ पे आपके स्टॉक्स आपके पास रख के रखता है। आप ओके, ब्रोकर से डील करते हो ये सारी चीजें। राइट। इसलिए ओके। ब्रोकर का चार्ज ब्रोकर आप देखते हो ना, ब्रोकरेज लगती है। वो हाँ, ब्रोकरेज बेसिकली है क्या? वो एक तो सर्विसेज दे रहा है आपको, और वो ऐसे राइट मार्केट के अंदर भी आपको एंट्री देने के लिए कर रहा है जहां पर आपके पास स्टॉक्स ही नहीं राइट राइट राइट। है, हम्म। राइट? ओके। तो ठीक वो है। ये सारे के सारे, ये ब्रोकरेज फीस और ये सब कुछ उसी का पोर्शन है। वो आपको सर्विसेज इसलिए देता है इसी चीज की। ओके। एक एक वन मोर क्वेश्चन कि हम्म। मे बी इट्स टू अर्ली, बट ये जो हम हम्म। लोग कैंडल्स देखते हैं उसका आइडियल टाइम फ्रेम कितना देखना चाहिए हमको, वेदर इट शुड बी लाइक हम्म। अर्ली 5 मिनट्स हम्म। फॉर अ डे, राइट। किस कितना हमको आइडियली व्हाट इज यूजुअली वी शुड सी? राइट। तो ये जो चीज है, यही अपन अभी अपन टॉप डाउन अप्रोच में करने वाले हैं, ओके। है ना? यही चीज करेंगे अपन टॉप डाउन अप्रोच में। सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे कि कहाँ देखना है, क्यों देखना है, वो सब पता चल जाएगा। ओके। एनी अदर क्वेश्चंस फ्रॉम एनीवन? चलो ठीक है। नहीं है तो बढ़िया है। मैं पहले क्या करता हूँ, मैं पहले आपको ये ना जोन्स दिखा देता हूँ चार्ट के ऊपर, जो अपन ये बात कर रहे थे। ठीक है, और उधर से प्राइस कैसे रिएक्ट करी है, ये आपको मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, तो गिव मी अ मोमेंट। ठीक है, तो लेट्स सी अपन कुछ भी एक कोई ट्रेड देखते हैं। लेट्स से अभी अपन टीसीएस की बात कर रहे थे, तो अपन टीसीएस की को ही देखते हैं एक बार। टीसीएस, ठीक है। तो मैं बोल रहा था आपसे कि अपन को ये कि जो जोन है, उसकी स्ट्रेंथ अपन कह रहे थे कि कौन सा जोन कैसा चलेगा, वो पैटर्न्स अपन देख रहे थे। अगर आपको फॉर रेफरेंस ये देखना है, तो अपन ये देख सकते हैं कि मैंने बोला था कि प्राइस का क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कि पुरानी वाली प्राइस से कहाँ क्लोज हुआ है, एंड देन उसके अंदर मल्टीपल एक्साइटिंग कैंडल्स होनी चाहिए। करेक्ट। तो ये अपन के थे पॉइंट्स कुछ जो अपन देखना चाह रहे थे। तो लेट्स से कि एक डिमांड जोन अपन यहाँ पे फिगर आउट करते हैं। ठीक है, और मल्टीपल डिमांड जोन अपन देखते हैं यहाँ पर कि कैसे कैसे रिएक्ट किए हैं। ठीक है, तो अगर आप ये देखेंगे, तो एक जोन की डेफिनेशन क्या है? लेग इन, बेस, लेग आउट, राइट? ये है। तो मुझे ये दिख रहा है, ये एक लेगिन है, छोटी लेगिन है, लेकिन ये लेगिन है क्योंकि इसकी बॉडी 50% से ज्यादा है। ये भी फर्स्ट लेसन के अंदर अपन ने ये पढ़ा था। करेक्ट। ठीक है, और मुझे ये दिख रहा है कि ये एक डिमांड जोन बना है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर प्राइस मूवमेंट बहुत ज्यादा है। ठीक है, और ये एक्साइटिंग कैंडल, एक्साइटिंग कैंडल, एक्साइटिंग कैंडल, एक्साइटिंग कैंडल, ये सब बने हैं फिर। ठीक है, तो ये जो जोन होगा, इसकी स्ट्रेंथ कैसी रहेगी? सबसे ज्यादा रहेगी, मतलब ये गुड, बेटर, बेस्ट में कौन सी कैटेगरी का डिमांड जोन है?
एनीवन कैन आंसर? This is the best case. Better, better. Yeah, best or better. इट्स द बेस्ट, राइट? क्यों? कैसे पता चला हमको? क्योंकि इसने अपनी प्राइस के ऊपर जाकर क्लोजिंग दे दी है, और ये ऊपर गया, जाता ही गया है, और उसने अम, इस पूरे प्राइस जोन, जो ये पूरा जो डाउनफॉल आ रहा था, उसके भी ऊपर जाके क्लोजिंग दे दी है। मतलब इसने इतने मल्टीपल डेज की जो फॉलिंग हो रही थी, जो नीचे जाता जा रहा था, ये पूरा उसने तोड़ के ऊपर तक चला गया है प्राइस, राइट? ये दिख रहा है आपको, राइट? और ये जो डिमांड जोन था, बेसिकली लेट्स स्टार्ट विद द डिमांड जोन, ये और क्लोज सबसे इसकी जो लेगिन कैंडल थी, लेगिन कैंडल के ऊपर चली गई है प्राइस यहीं पर। ठीक है, पहले ही दिन इसने क्लोजिंग ऊपर दे दी, और नेक्स्ट डे भी ऊपर दी, उसके ऊपर भी गई, उसके ऊपर भी गई, उसके ऊपर भी गई। मैं ना अभी सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ मार्क करके। इसने क्या किया वो अपन का कंसर्न नहीं है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये अपन की डेफिनेशन के हिसाब से बेस्ट है, करेक्ट? और अपन की डेफिनेशन के हिसाब से ही अगर अपन ये सर्च करें कि बेटर क्या रहेगा, तो एक मुझे यहाँ दिख रहा है डिमांड जोन, ये एक लेग इन दिखी, एक ये बेस दिखी, और एक ये लेग आउट दिखी, राइट? तो ये आपके हिसाब से कौन सा जोन होगा गुड बेटर बेस्ट में? ये बेटर है क्योंकि एक ही लेग आउट। एक लेग आउट है, एक्साइटिंग है, और इसने आपकी पुरानी वाली प्राइस के ऊपर जाके क्लोजिंग दे दी, तो ये बेटर है, करेक्ट? तो मैंने अभी सिर्फ मार्क किया है, अगेन इसका क्या रिएक्शन है, और इससे प्राइस कैसे कहाँ गई है, वो अपन कंसर्न नहीं है अभी, अपन सिर्फ मार्क करके रख रहे हैं, ठीक है? और एक अपन यहाँ पर अगर कहीं गुड वाला जो है वो देखें, ठीक है? तो एक ये ठीक है, तो एक ये मिल रहा है मुझे, यहाँ पर एक मिल रहा है मुझे इसी के ऊपर, ये देख रहे हो आप, एक ये लेगिन है, बेस है, दो बेस हैं, और फिर एक ये लेग आउट है। ठीक है, तो एक ये मैं मार्क कर लेता हूँ। तो ये कैसा लग रहा है आपको? ये वाला गुड लग रहा है, बेटर लग रहा है, बेस्ट लग रहा है, ये क्या लग रहा है? ये भी बेस्ट ही है, ये भी बेस्ट है। ये बेस्ट इसलिए है क्योंकि ये प्राइस जो है ना यहाँ पर, ये लेगिन को के ऊपर क्लोज कर दी है, ठीक है? और उसके बाद भी ये ऊपर ही गई है इवेंचुअली। इसने कुछ और, मतलब एक दिन ही आपको ये बीच में रेड कैंडल दिखेगी, बट उसका मतलब प्राइस वेरिएशन बहुत ही कम था। आप बहुत ही छोटी बेस बनी है यहाँ पर, लेकिन उसके बाद से वापस से ये गैप अप, और ये ऊपर 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 चलती गई है प्राइस, ठीक है? ये भी बेस्ट वर्जन ही है, ठीक है? और एक और अपन फिगर आउट करते हैं कुछ, जो अपन का गुड कैटेगरी का कुछ अगर मिले, तो अपन को अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, तो इजी हो जाएगा मेरे को समझाना भी। हाँ, ये आप देख लो, एक ये दिख रहा है मुझे, ठीक है? ये मुझे लग रहा है कि मैंने बोला था कि गुड कैटेगरी का है कि प्राइस जो है वो आपकी प्रीवियस सप्लाई को भी खत्म नहीं कर पाई है, सिर्फ उधर तक ही जा पाई है। तो ये आपको दिख रहा है, इवन दो ये इतनी बड़ी लेग आउट कैंडल, लेग इन कैंडल है, इतनी बड़ी सप्लाई है, ये बेस बना, यहाँ से रिएक्शन आया लेग आउट, लेकिन ये जो ऊपर जाती गई प्राइस, ये फिर भी इस सप्लाई को खत्म नहीं कर पाई है, और ये वापस उधर से नीचे आना चालू हो गई है। तो ये मुझे लग रहा है ये गुड ही था, ठीक है ना? ये मतलब इसमें कुछ इतनी ज्यादा पावर नहीं थी, स्ट्रेंथ नहीं थी। हालांकि यहाँ पे मल्टीपल ग्रीन कैंडल्स दिख रही हैं, लेकिन वो छोटी छोटी ग्रीन कैंडल्स हैं, मतलब वो एक्साइटिंग ग्रीन कैंडल्स नहीं बनी है। बट इवेंचुअली अगर इस पूरे जोन को अगर आप देखोगे, तो इसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, क्योंकि इसने इस लेगिन को ही खत्म नहीं किया है अभी तक, करेक्ट? तो ये मुझे गुड लग रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ है बेसिकली यहाँ पर।
ठीक है, अपन सबसे पहले बात करते हैं बेस्ट की। जो अपन बेस्ट बेस्ट कर रहे हैं, वो बेस्ट कब बेस्ट है, किन सिनेरियोज में बेस्ट है, और क्यों बेस्ट है, या बेस्ट है भी कि नहीं है। ठीक है, वो क्वालिफाई होता भी है क्या बेस्ट के लिए, वो। ठीक है, अब आप, डेफिनेशन तो अपन की क्या कहती है कि बेस्ट वाला ही ट्रेड करेंगे अपन। करेक्ट, अपन हमेशा बेस्ट वाला ही ट्रेड करेंगे। तो अपन ने तो फिगर आउट किया यहाँ पर बेस्ट, जिसके अंदर मल्टीपल एक्साइटिंग कैंडल्स भी थी, जिसने अपने प्रीवियस प्राइस के विक को भी क्लोज करके ऊपर क्लोजिंग दे दी थी। करेक्ट, बट यहां तक अगर आप देखोगे, ठीक है ना, यहां तक अगर आप देखोगे, तो अगर आपका ये जोन, सपोज करो आज आप करंट डे पर हो और ये है आपका प्राइस यहां पर। ठीक है, तो ये जो जोन बन रहा है, ये जो जोन बना, अब अपन तो यही सोचेंगे ना कि यार यहाँ तो बिल्कुल भयंकर स्ट्रेंथ है इस जोन की, क्योंकि इसने तो अपने ही डिमांड जोन, सप्लाई जोन को नहीं खत्म किया, बल्कि पिछले कुछ बहुत सारे दिनों के सप्लाई जोन्स की स्ट्रेंथ को खत्म करके और इतनी ऊपर क्लोजिंग दे दिया। बहुत बिल्कुल करेक्ट थॉट है ये, ऐसा ही आना चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा ही वो है अभी तक। राइट, बट हुआ क्या उसके बाद कि प्राइस कहीं तो जाके और ऊपर गया ये, बेसिकली। ठीक है ना, मतलब इसने और स्ट्रेंथ दिखाई और बाइंग हैवी हुई इसके अंदर। जो यहां से नीचे आई थी वो वापस से ऊपर चली गई, क्योंकि यहां पर भी एक डिमांड जोन बन गया था। ये दिख रहा है, ये भी एक डिमांड जोन ही है। तो ये गया ऊपर, लेकिन हुआ क्या, वापस अब उधर से कहीं से तो सेलिंग आई, हो सकता है कोई प्रॉफिट बुकिंग आई हो, कुछ हुआ हो, कुछ कुछ भी हुआ हो रीजन, बट ये नीचे आती गई। ठीक है, प्राइस, ये प्राइस नीचे आती गई, और हम लोग तो वेट ही कर रहे हैं प्राइस का नीचे आने का, क्योंकि हमने तो मार्क कर रखा है ये डिमांड जोन। हम तो चाहते हैं कि प्राइस इस डिमांड जोन के अंदर आए ताकि हम बाय कर सकें। करेक्ट, हमको तो बहुत अच्छा जोन दिखा है ये, तो हम तो चाहते हैं इसको ट्रेड करना। तो मार्केट का प्राइस अगर नीचे आ रहा है तो ये तो अच्छा ही होना चाहिए हमारे लिए। करेक्ट, तो हमने ये ले लिया, हमने ये सोचा कि मार्केट का प्राइस अब नीचे आ रहा है, बढ़िया आ रहा है नीचे। ठीक है, थोड़ा ऊपर जिगजैग, और मैंने अब ये बोला था जिगजैग फॉर्म के अंदर जाएगा। ठीक है ना, तो जिगजैग फॉर्म के अंदर ये प्राइस नीचे, कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे आ रहा है, बट मेरे जोन पर नहीं आ पा रहा है, यहाँ पर मेरे जोन पर आ गया। और एज पर टुडेज लेसन, हमने इसको ट्रेड कर लिया, यहाँ पर मैंने एंट्री बना लिया, मैंने यहाँ पर इन्फ्यूज कर दिया पैसा, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, वट जिसकी भी जितनी कैपेसिटी है। ठीक है, बट क्या देखने को मिल रहा है उसके बाद कि यहाँ से तो प्राइस ऊपर जानी चाहिए थी, ये तो हमने पढ़ा है, यहाँ से तो प्राइस ऊपर जानी चाहिए थी। पर क्या देखने को मिला कि यार ये तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, और जबकि ये तो बेस्ट था, तो ये चला क्यों नहीं। ये तो स्टॉप लॉस हिट होके पूरा जोन ही इसने तोड़ दिया, तो क्या सीन हो गया, क्यों नहीं चला भाई ये, और ये नीचे ही जाता जा रहा है, रुकेगा कहाँ पे। तो ये पॉइंट याद रखना आप, जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक मार्किंग भी कर देता हूँ। ठीक है, ये आपके जो कंफ्यूज ये, और ये मार्केट में बहुत बार होगा, बहुत बार होगा ऐसा, अगर आपका एनालिसिस ठीक नहीं है तो, कि आप जोन्स मार्क करोगे और आपको उसके आगे और पीछे का कुछ नहीं पता, सिर्फ आपने जोन मार्किंग करके रख ली है, आप ये सोचो कि मैंने जोन मार्किंग कर ली है, अब यहाँ पे प्राइस आएगी तो चल जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा, मार वो टूट जाएंगे। क्यों टूट जाएंगे, बिकॉज जो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो आपको एक्सप्लोर एक्सप्लेन करेगा पॉइंट। दैट्स कॉल्ड अ टॉप डाउन अप्रोच। ठीक है, टॉप डाउन अप्रोच को समझने से पहले एक एग्जाम्पल समझिए। ठीक है, वो एक एग्जाम्पल ये है कि महाभारत सबने समझी होगी, सुनी होगी। राइट, महाभारत जब हुई, तो एक तरफ कौन था, एक तरफ थे कृष्ण जी,
और अर्जुन जी, ठीक है। और दूसरी तरफ थे करण और द्रोणाचार्य, ठीक है। तो महाभारत चल रही थी, बेसिकली इनके मेंटोर्स थे ये, ठीक है। कृष्ण जी मेंटोर थे अर्जुन के, द्रोणाचार्य थे अ, करण के। अब इनके बीच में जब लड़ाई चल रही है, ठीक है, यहाँ पर पीछे बैठे हुए थे कृष्ण जी, ठीक है। और इनके आगे जो लड़ाई कर रहे थे वो थे अर्जुन। यहाँ पे सेम करण थे, यहाँ पे इनके पीछे बैठे हुए थे मेंटोर सोचते द्रोणाचार्य थे, ठीक है। अब हो क्या रहा था कि मतलब जब लड़ाई चल रही थी ना, तो ये लड़ाई के पीछे जो मेंटोर थे उनका बहुत बड़ा रोल था इस लड़ाई के अंदर, ठीक है। यहाँ से अर्जुन जब तीर मार रहे थे और जब करण जो तीर मार रहे थे, उनको ये भी बताया जा रहा था कि कौन सा तीर छोड़ना है तुमको, कौन सी शक्ति का तीर छोड़ना है, ठीक है। और पूरी महाभारत वॉज अराउंड दिस, कि उनके मेंटोर्स ने उनको हेल्प करी। कौन जीता कौन हारा वो तो अपन की हिस्ट्रीज में पता ही है अपन को। बट जब ये चल रही थी महाभारत, तो उसमें मेंटोर्स का बहुत बड़ा रोल था। मेंटोर कौन थे? उनसे ज्यादा जिए हुए, उनसे ज्यादा उन जिन्होंने लाइफ देखी है, उनसे ज्यादा जिन्होंने टाइम स्पेंड किया है, करेक्ट। वो अपने एक्सपीरियंसेस से उन्होंने अपने आगे वालों को प्रोत्साहन दिया और ये सब कुछ दिया, ठीक है। तो जब महाभारत जो जीत गए पांडव, अर्जुन सब जीत गए, उसमें एक चीज और थी ऊपर इनके ना, यहाँ पर रथ पे हनुमान की एक फोटो, या फिर हनुमान थे यहाँ पर। अब हनुमान तो मतलब बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग थे, ठीक है ना। वो तो सबसे ज्यादा, वो तो चाहते तो मतलब वो महाभारत खत्म ही कर देते। आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उनको आपको समझ में आएगा कि इनके रथ के ऊपर पीछे हनुमान जी की भी एक फोटो थी, ठीक है ना, जो इनके सपोर्ट के लिए थी। तो ये तीनों की जो पावर थी ना, उससे मिलकर अर्जुन जीते जो भी जीते। यहाँ पे थोड़ा कम था पावर, क्योंकि इनके पास इनके ऊपर और कोई था नहीं। तो जितना भी जीत पा रहे थे जीत गए, लेकिन फाइनली यही जीत। ये क्यों बता रहा हूं मैं आपको? ये इसलिए बता रहा हूं मैं आपको कि जिसका ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, जिसने ज्यादा इंफॉर्मेशन एक्यूमुलेट की हुई होती है, जिसने भी ज्यादा जिंदगी जी है, उनके एक्सपीरियंसेस आपको काम आते हैं, आपको स्ट्रेंथ देते हैं, आपको आगे बढ़ने के लिए एक रास्ता बताते हैं, ठीक है। और यही है अपन की टॉप डाउन अप्रोच एंड मल्टीपल टाइम एनालिसिस, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, अपन की ट्रेडिंग जर्नी के अंदर। जितना बड़ा टाइम आप देखोगे, जितना बड़ा टाइम फ्रेम, अपन के पास मल्टीपल टाइम फ्रेम्स हैं चार्ट के ऊपर। ईयरली से स्टार्ट होता है, ईयरली, ये ईयरली का टाइम फ्रेम है। ये आपको दिखेगा यहाँ पर, आप देखोगे अगर मेरे लेफ्ट बॉटम स्क्रीन, राइट बॉटम स्क्रीन पर ईयरली का टाइम फ्रेम है। फिर आपके पास हाफ ईयरली का टाइम फ्रेम है। फिर आपके पास क्वार्टरली का टाइम फ्रेम है। फिर आपके पास मंथली का टाइम फ्रेम है। फिर आपके पास वीकली का टाइम फ्रेम है। फिर आपके पास डेली का टाइम फ्रेम है। और भी टाइम फ्रेम्स हैं आपके पास जो आपके डेली से भी कम के हैं। ये आपको देखेगा, ये सारे के सारे इंटरवल्स हैं।
1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 60 मिनट, 5 days, 30 days विच इज मंथली, 90 days विच इज क्वार्टरली, राइट? ये सब आपके पास अवेलेबल है, और हर ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर के अंदर ये टाइम फ्रेम्स आपके पास अवेलेबल होते हैं। मैं क्यों बता रहा हूँ आपको टाइम फ्रेम्स के बारे में? क्योंकि जितना बड़ा टाइम फ्रेम आप एसेस करोगे, उतना ही आपको स्ट्रेंथ मिलेगा छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर। जो आपने डिमांड जोन्स एंड सप्लाई जोन्स मार्क करके रखे हैं छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, अगर उनको अगर उनको हनुमान जी और कृष्ण जी का सपोर्ट मिल जाए, तो वो उतनी ही पावर रहेगी उनके पास चलने की, जीतने की। ये समझ लीजिए ईयरली टाइम फ्रेम है हनुमान जी। ये समझ लीजिए कृष्ण जी जो हैं वो हाफ ईयरली टाइम फ्रेम है। अर्जुन जी समझ लीजिए क्वार्टरली या मंथली टाइम फ्रेम है। जो डिमांड जोन आपने मंथली टाइम फ्रेम पे डिसाइड किया है, अगर उसको सपोर्ट मिला हुआ है हाफ ईयरली का और ईयरली का, तो उतनी ही स्ट्रेंथ इसकी और ज्यादा बढ़ जाएगी। क्या मतलब है इस चीज का कि ये सपोर्ट मिला हुआ है ऑन द चार्ट? लेट्स जंप ऑन द चार्ट, लेट्स जंप ऑन द ईयरली टाइम फ्रेम। ठीक है, ईयरली टाइम फ्रेम पर हमने ये बोला कि हम सप्लाई जोन मार्क करेंगे और डिमांड जोन मार्क करेंगे ईयरली टाइम फ्रेम पर। वी विल स्टार्ट फ्रॉम द ईयरली टाइम फ्रेम। सप्लाई जोन और डिमांड जोन की डेफिनेशन तो हमको पता ही है कि लेग इन, बेस, लेग आउट। तो ये हमारे पास दिख रहा है एक सप्लाई जोन। इसका मैं कलर कर देता हूं रेड फॉर क्लैरिटी पर्पसेस। ठीक है, ये हमारा सप्लाई जोन है, ये हमारा ईयरली पर सप्लाई जोन है। ठीक है, और डिमांड जोन हमको फाइंड आउट करना है, तो ये एक लेग इन, बेस, ये भी बेस ही दिख रही है क्योंकि 50% से बॉडी कम है, लेग आउट। ठीक है, तो मैं अगर इसको लेट्स से फॉर द, अब ये मार्किंग करनी कैसे है, दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन, सो वो अभी आप कंफ्यूज मत होना, बट मैं ये आपको बता रहा हूँ कि सिंपल आपका ये बेस कैंडल्स को ही मैंने कंसीडर किया है एज अ जोन। ठीक है ना? तो मैं इसको कर देता हूँ फॉर लर्न, मतलब क्लैरिटी पर्पज, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ। आई थिंक यहाँ तक तो हमको सब कुछ क्लैरिटी है। ये लेग इन मैंने कंसीडर करी है, ये बेस कंसीडर करी है दोनों, और ये लेग आउट कंसीडर करी है, तो ये मेरा एक डिमांड जोन है, और ये ऊपर से एक सप्लाई जोन, ये मैंने मार्क करके रख लिया। ठीक है, तो ये मेरे हनुमान जी हो गए, अगर उस एग्जाम्पल से अपन रिलेट करेंगे तो। ठीक है, अब मैं गया हाफ ईयरली टाइम फ्रेम के ऊपर। ठीक है, तो ये जो अपन ने ईयरली पे जो किए थे ना, वो यहाँ पर आपको दिखेंगे। जैसे जैसे आप छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर आते जाओगे ना, तो आपको ये दिखेंगे कि आपने कहाँ मार्क किया था। अब अपन को कुछ नहीं करना, अपन को वापस से हाफ ईयरली के ऊपर भी सेम चीज ही अप्लाई करनी है, सेम चीज समझनी है कि यहाँ पर सप्लाई जोन और ये कहाँ है, डिमांड जोन कहाँ है। तो मार्क किया हमने हाफ ईयरली टाइम फ्रेम के ऊपर भी एक सप्लाई जोन। सप्लाई जोन दिख रहा है हमको, ये एक लेग इन है, बेस, बेस, लेग आउट, लेग आउट, ये दिख रहा है हमको, ये वाला जोन। तो मैंने इसको भी मार्क कर दिया। ठीक है, मैंने इस तरीके से मार्क कर दिया, और ये मेरे को यहाँ पर एक चेंज कर दिया मैंने कलर इसका, ये हाफ ईयरली का मैंने बना दिया सप्लाई जोन। ठीक है, और यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ पर मुझे एक दिख रहा है डिमांड जोन, लेग इन, बेस, बेस, लेग आउट। ठीक है, तो ये मैंने एक हाफ ईयरली का कर दिया, डिमांड जोन मैंने यहाँ पे कर दिया। ये लेग इन है, बेस, बेस, और ये लेग आउट है। लेग आउट के बाद ऊपर और गया है प्राइस। करेक्ट? तो यहाँ पर आपका एक हाफ ईयरली पे डिमांड जोन आ गया, आपका हाफ ईयरली पे एक सप्लाई जोन भी आ गया था। ठीक है, अब अपन, अब इसको आप कह लो
अपन के एग्जाम्पल के हिसाब से कृष्ण जी, ठीक है। अब अपन और छोटे टाइम फ्रेम पर जाते हैं, हाफ ईयरली पे थे, अब अपन क्वार्टरली पर जाते हैं। तो वही जो आपने जो हाफ ईयरली और जो ईयरली पे जो बुक ये जो बनाए थे, वो आपको अब क्वार्टरली पे भी दिखने लगेंगे, ठीक है। अब क्वार्टरली पर अगर आप देखोगे तो क्वार्टरली पर आपको एक वापस से डिमांड जोन, यहाँ पर एक टॉप वाला जो है वो तो है ही, वो तो दिख ही रहा है आपको, लेगिन, जो सप्लाई जोन, सॉरी, ये लेगिन है, बेस, लेग आउट, लेग आउट, लेग आउट, करेक्ट। तो मैंने इसको यहाँ पर एक और बार मार्क कर दिया, यहाँ पे मैंने बोल दिया इसको क्वार्टरली, ठीक है। और मैंने एक और यहाँ पर सप्लाई डिमांड जोन मैंने फिगर आउट करने की ट्राई करी, जो मुझे यहाँ दिख रहा है कि लेगिन है, बेस, बेस, लेग आउट, लेग आउट, लेग आउट। तो मैंने इसको एक और बार मार्क कर दिया डिमांड जोन को, ठीक है। क्या समझ में आ रहा है आपको ये पिक्चर देखकर? ये पिक्चर देखकर आपको कुछ ऐसा लग रहा है क्या कि ये सारे के सारे कोइंसाइड कर रहे हैं सारे टाइम फ्रेम्स पर? जो भी अपन सप्लाई जोन्स एंड डिमांड जोन्स जो बना रहे हैं, ये एक दूसरे के अंदर ही बन रहे हैं? दिख रहा है ये पिक्चर से, यस और नो? ये दिख रहे हैं क्या आपको? जो ये Yes. सप्लाई जोन्स बने हैं, ये सारे के सारे आपस में Hmm. एक साथ बने हुए हैं। Right. और ये जो डिमांड जोन्स जो बने हुए हैं, वो ये ईयरली बहुत ही क्लोज है इसके, लेकिन ये हाफ ईयरली, क्वार्टरली का तो ये आपस में एक साथ कोइंसाइड ही कर रहा है, एक दूसरे के अंदर ही बन रहा है। ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर है ना यहाँ तक अपन को कि ये बन रहे हैं, ठीक है। Yes. इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस समझना बहुत जरूरी है कि ये जो अपन के जो बन रहे हैं डिमांड जोन, सप्लाई जोन, ये क्या, इसको कहते हैं अपन कि हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट मिलना। हनुमान जी और कृष्ण जी का सपोर्ट मिलना अर्जुन को। अर्जुन सबसे छोटे थे, राइट, उनसे बड़े कृष्ण जी, तो कृष्ण जी से बड़े हनुमान जी थे। तो आपके हायर टाइम फ्रेम्स का आपको सपोर्ट मिलता है तो आपको स्ट्रेंथ मिलती है, ये अपन की डेफिनेशन है, करेक्ट। तो कोई छोटे टाइम फ्रेम का डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन उतना ही इम्पैक्टफुल रहेगा इन केस उसको उसके हायर टाइम फ्रेम के डिमांड एंड सप्लाई जोन्स का सपोर्ट मिले। इसको दूसरी लैंग्वेज में समझें, अगर हायर टाइम फ्रेम के डिमांड्स एंड सप्लाई जोन्स लोअर टाइम फ्रेम के डिमांड एंड सप्लाई जोन्स के साथ कोइंसाइड करते हैं, तो लोअर टाइम फ्रेम के डिमांड एंड सप्लाई जोन्स की स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है। तो क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आएगा कि स्ट्रेंथ बढ़ेगी कैसे, ये तो हमको पता है, लेकिन हमको एंट्री कहाँ लेनी है, किस तरीके से हम लोग अपना एंट्री और एग्जिट प्लान करेंगे? तो अपन को एंट्री जो है ना, वो छोटे टाइम फ्रेम्स पर ही लेनी होती है। वो इसलिए लेनी होती है क्योंकि आप यहाँ देखिए, मैं ईयरली टाइम फ्रेम पर वापस जा रहा हूँ। ईयरली टाइम फ्रेम पर अगर आप ये देखेंगे तो ये है तो छोटी कैंडल्स, आपको देखने में तो ऐसी नॉर्मल कैंडल्स ही लग रही है, लेकिन आप इनका प्राइस मूवमेंट देखेंगे, ये एक पूरे ईयर का कैंडल है। आप ये देख रहे हैं प्राइस मूवमेंट इसका, कि आपका प्राइस मूवमेंट है, इसका ओपन हुआ है 2880 पे, क्लोज हुआ है 3738 पे, मतलब 1000 पॉइंट्स का मूवमेंट है ये एक नॉर्मल कैंडल नहीं है, ये पूरी ईयर की एक्यूमुलेटेड कैंडल है। क्रॉस द ईयर जितना भी इस टीसीएल स्टॉक के अंदर ऊपर नीचे हुआ है, वो सारा इस ईयरली कैंडल के अंदर है। तो अगर आप ईयरली चार्ट को, ईयरली कैंडल्स को ट्रेड करते हो, तो आपको आपके स्टॉप लॉसेस भी बहुत बड़े बड़े रखने पड़ेंगे, आपके टारगेट्स भी बहुत बड़े बड़े रखने पड़ेंगे, विच इज नॉट फिजिबल फॉर अ ट्रेडर। फॉर एन इन्वेस्टर, यस, जब आपको पैसा लगा के छोड़ देना है तो बात एक अलग है, लेकिन अगर आपको उससे एक रेगुलर इनकम जनरेट करनी है फॉर अ ट्रेडर, वी डोंट डू इट ऑन द ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, monthly time frames. We don't do that. We do it on the weekly and daily charts and even further smaller time frames.
क्योंकि वहां पर एक वीक का ही प्राइस आपको मूवमेंट दिखेगा, एक डे का, वन डे का प्राइस मूवमेंट दिखेगा, जहां पे आपको बेनिफिट्स, आपके लॉसेस आपको तुरंत समझ में आने लग जाएंगे। करेक्ट। सपोज करिए कि ये प्राइस जो है यहाँ से ऊपर जा रही थी, लेकिन ये प्राइस नीचे आ रही है, अब ये प्राइस धीरे धीरे करके नीचे आ रही है। बाय द टाइम यू विल रियलाइज, इफ यू आर डूइंग इट ऑन द ईयरली, you already lost 700-800 पॉइंट्स ऑन योर प्रॉफिट्स। क्योंकि ये तो ईयरली की कैंडल आप देख रहे हो ना, तो ईयरली की कैंडल तो धीरे 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 अक्रॉस द ईयर बनेगी। तो हम लोग ये नहीं करते हैं। हम लोगों को क्लैरिटी अगर लानी है तो हम लोगों को हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम की तरफ मूव होना पड़ता है। लोअर टाइम फ्रेम पे हमको स्टॉप लॉसेस, टारगेट्स बहुत क्लियरली समझ में आने लग जाते हैं। पिक्चर यही रहेगी, पिक्चर आपकी हमेशा डिमांड जोन्स एंड सप्लाई जोन्स की ही रहेगी, बट लोअर टाइम फ्रेम्स पे। तो अगर ये ईयरली से, अगर मैं अभी सपोज करिए मैं मंथली पर जाता हूँ, तो ये एक पूरे मंथ का कैंडल है। राइट, इसने, ये देखिए, ये देखेंगे आप, ये 31 अगस्त 2021, और ये नेक्स्ट कैंडल चल रहा है 30 सितंबर 2021। है ना, मतलब ये पूरे एक मंथ का कैंडल है। एक पूरे मंथ में प्राइस का मूवमेंट क्या हुआ वो आपको बताता है। तो अगर आप मंथली टाइम फ्रेम्स पर, ईयरली टाइम फ्रेम्स पर, क्वार्टरली टाइम फ्रेम्स पर, वीकली टाइम फ्रेम्स के ऊपर अगर आप करते हैं, मंथली स्टिल यू कैन कंसिडर, बट क्वार्टरली तक तो आप मत ही करो, क्योंकि क्वार्टरली तक आपको ट्रेड नहीं करना है। आपको सिर्फ ये देखना है कि आपके टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको हायर टाइम फ्रेम का कितना सपोर्ट आपके पास अवेलेबल है। जिस टाइम फ्रेम पर आप चार्ट, आप ट्रेड कर रहे हो, उससे अगर हायर टाइम फ्रेम्स का अगर आपके पास सपोर्ट अवेलेबल है, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, वो बहुत अच्छा चलेगा। तो अपन ने स्टार्ट के अंदर देखा था, अपन आई थिंक वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर थे। करेक्ट। अपन के ये जो ग्रे बॉक्सेस अपन ने बनाए थे, इफ यू रिमेम्बर, राइट। और अपन ये एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे स्टार्ट के अंदर। एक सेकेंड। ये अपन ने मंथली के ऊपर अपन ने इसको और नहीं बनाया था ना, तो अपन मंथली के ऊपर भी एक सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन अपन फिगर आउट कर लेते। तो ये मुझे एक सप्लाई जोन और दिख रहा है मंथली का। इफ यू सी दिस, ये लेग इन है, बेस है, लेग आउट है। करेक्ट। तो मैं इसको भी यहाँ पे एक रेड मार्क कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर सेम मुझे ये एक प्राइस मूवमेंट दिख रहा है मुझे यहाँ से जाता हुआ, और एक ये वाला मुझे जाता हुआ दिख रहा है। तो आप इस, ये एक मुझे डिमांड जोन दिख रहा है। तो अगर मैं इसको, डिमांड जोन को अगर मैं मार्क करना चाहूँ यहाँ पर, ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पे एक डिमांड जोन मार्क कर दिया। लेग इन, बेस, बेस, लेग आउट, लेग आउट, लेग आउट। ठीक है, अब अपन वीकली पर चलते हैं और अपन अपना एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, जो अपन ने एग्जाम्पल कैप्चर किया था। ठीक है, तो अपन क्या बोल रहे थे उस वक्त, अपन ने पहला जो एग्जांपल डिस्कस किया था कि स्ट्रेंथ ऑफ द जोन, वो स्ट्रेंथ ऑफ द जोन कैसे समझ में आएगा कि स्ट्रेंथ है उसकी। ठीक है ना, अपन ने ये बोला था कि अगर अपन के पास मल्टीपल एक्साइटिंग ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं, या अपन के रीसेंट प्राइस एक्शन को उसने ब्रेक कर दिया है, तो वो अपन का गुड, बेटर, बेस्ट क्वांटिटी उसके अंदर आता है। करेक्ट। बेस्ट क्या होता है? बेस्ट यही है कि अगर अपन के पास मल्टीपल एक्साइटिंग कैंडल्स हो, प्रीवियस प्राइस एक्शन को उसने ब्रेक कर दिया हो, और ऊपर जाके क्लोजिंग दे दी हो, तो वो बेस्ट है। लेकिन अपन को इस एग्जांपल में ये समझ में आया था कि हर बेस्ट चलेगा कि नहीं चलेगा, हर बेटर चलेगा कि नहीं चलेगा, हर गुड डिमांड जोन चलेगा कि नहीं चलेगा। ये कैसे डिसाइड होगा? ये ऐसे डिसाइड होगा कि अगर किसी भी जोन को, डिमांड जोन चाहे सप्लाई जोन को, अगर उसके हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट मिला हुआ है,
तो उसकी स्ट्रेंथ और ज्यादा हो जाएगी। बट अगर उसके पास हायर टाइम फ्रेम्स का सपोर्ट अवेलेबल नहीं है, तो वो फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है। तो अगर अपन लोग वीकली पे अगर इसको देख रहे हैं, तो इसके हायर टाइम फ्रेम्स क्या हुए? मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, हाफ ईयरली एंड ईयरली, ये इसके हायर टाइम फ्रेम्स हुए। तो अगर ये जोन जो मैं देखूं, जो अपन ने यहाँ पे, इफ यू सी दिस ग्रे राइट, ये हमने पहले मार्क किया था। अगर आप अभी देखो, हमने पीछे से हम लोग अपनी मंथली और ये सब कुछ चार्टिंग करते हुए आ रहे हैं, ये देख रहे हो आप, इसके अंदर ये कोइंसाइडेड है प्रॉपर। मंथली के अंदर वीकली कोइंसाइडेड है, मतलब इसको इसके हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट मिला हुआ है। यस और नो? इतना समझ में आ रहा है? Yes. करेक्ट। ये जो मंथली जो अपन ने बनाया था, ये यहां से बनाया था, करेक्ट। ये अभी अभी अपन ने यहाँ पे मंथली को डिफाइन किया था, मंथली चार्ट पर आ गया मैं वापस। ये अपन ने अभी बनाया था। और अगर मैं वापस वीकली पर जाऊं, तो मैं ये देखूंगा यहाँ पर वीकली पर कि ये मंथली के अंदर कोइंसाइडेड है प्रॉपर। मतलब इसको इसके हायर टाइम फ्रेम का, मतलब इसको इसके अर्जुन का सपोर्ट, अर्जुन को करण का ये सॉरी कृष्ण जी का सपोर्ट मिला हुआ है। करेक्ट। तो हम लोग तो यही सोचेंगे कि यार ये तो अच्छा है, और इसको हायर टाइम फ्रेम का भी सपोर्ट अवेलेबल है, तो इसके चलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है। तो हुआ भी यही, ये मतलब हुआ ये नहीं, लेकिन ये प्राइस गया ऊपर। ठीक है। और अब हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब प्राइस वापस रिटर्न होके इधर आएगी ना, तो यहां से ये वापस चल जाएगी। करेक्ट। बट हुआ क्या? एक्चुअली में हुआ क्या? अगर आप ये देखोगे कि ये एक पिंक बॉक्स और दिख रहा है आपको। ये पिंक बॉक्स क्या है? रेड बॉक्स, ये सप्लाई है। और ये कहाँ की सप्लाई है? हाफ ईयरली की सप्लाई है। मतलब ऑन द अदर हैंड ऑफ महाभारत, जहां पर आपके पास लड़ाई करने के लिए करण और उनके पीछे उनके मेंटोर अवेलेबल थे, द्रोणाचार्य, वो हायर टाइम फ्रेम पर चली गई है सप्लाई। मतलब आप मंथली पर लड़ रहे हो, वो हाफ ईयरली पे चली गई है सप्लाई। आपकी जो प्राइस है, वो हाफ ईयरली के टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन को टच कर चुकी है। ये देख रहे हो आप? समझ में आ रहा है इतना? कि आपकी प्राइस यहां से चली, लेकिन वो गई कहां पर? वो गई लड़ते 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 हाफ ईयरली के सप्लाई जोन के पास। आप इस एग्जांपल से वापस समझना थोड़ा सा, मैं इसको और थोड़ा अच्छे से क्लियर आपको समझाने की ट्राई कर रहा हूँ। कि सपोज एक एक फेयर डिस्टेंस था इन दोनों के बीच में। ठीक है। और अगर आप ये समझिए कि ये फेयर डिस्टेंस था, तो ये जब ये तीर छोड़े जा रहे थे एक दूसरे की तरफ, तो जब ये पहुंच रहे थे ना, तो ये अगर सिर्फ करण अपनी ही शक्ति का यूज करके और जितना उनको पता था ज्ञान, वो सब छोड़ रहे थे तीर ना, तो वो सिर्फ इनके रथ को थोड़ा सा ही हिला पा रहे थे। लेकिन जब इनके मेंटोर इनको थोड़ा सा ज्ञान दे रहे थे कि कौन सा तीर कब छोड़ो, जब वो छोड़ रहे थे ना, तो इनके रथ को थोड़ा सा और पीछे धक्का दे पा रहे थे, पियर्स कर पा रहे थे। सेम थिंग विद अर्जुन ऑल्सो ना, वो जब अपनी ही ज्ञान का यूज करके जब वो छोड़ रहे थे ना, तो इनके रथ को थोड़ा सा हिला पा रहे थे। लेकिन जब ये करण कृष्ण जी के ज्ञान के हिसाब से जब चल रहे थे, तब ये और ज्यादा पियर्स कर पा रहे थे अपनी शक्ति से। अब अगर सपोज करिए ये लड़ते 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 इनका डिस्टेंस कम हो जाए, और ये, एंड सेम थिंग फॉर अर्जुन ऑल्सो, लड़ते 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 ये करण के पास चले जाए, तो जो इम्पैक्ट इतने डिस्टेंस के अंदर था, वो इम्पैक्ट इतने कम डिस्टेंस के अंदर और ज्यादा बढ़ जाएगा। ये तो नॉर्मल सा है पॉइंट, कि अगर मैंने किसी को गन से मतलब बुलेट मारी है, तो अगर मैं एक ऑब्जेक्ट के ऊपर बुलेट मार रहा हूँ, तो मैं बहुत डिस्टेंस से मार रहा हूँ, तो वो कम पियर्स करेगा। मैं पास से मार रहा हूँ तो ज्यादा पियर्स करेगा, अंदर तक ज्यादा पेनिट्रेट होगा। करेक्ट।
तो सेम लॉजिक इज दिस, कि आप लड़ते 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 प्राइस कहाँ चली गई है? हाफ ईयरली के सप्लाई जोन तक चली गई है, जहां पर आपकी बहुत ज्यादा सप्लाई एक्यूमुलेटेड है। तो प्राइस ने क्या रिएक्ट किया? प्राइस ने पूरा का पूरा सप्लाई तोड़ के और आगे चली गई, क्योंकि इसके पास बाइंग बहुत ज्यादा थी। तो उसने ये प्राइस पूरी की पूरी तोड़ी, लेकिन फाइनली फाइनली क्या हुआ? ये एक्टिव हुआ आपका हाफ ईयरली का सप्लाई, और प्राइस नीचे आना चालू हुई। जब प्राइस नीचे आना चालू हुई, तो ये वीकली पर एक और आपको यहाँ पर एक डिमांड जोन दिख रहा है। ये जो ये फॉलो अप डिमांड जोन बना है, उसके अंदर आके ये वापस रिएक्ट हुई, लेकिन रिएक्ट होके कहां पर चली गई? अब मंथली के सप्लाई जोन पे रिएक्ट आ गया, मंथली के सप्लाई जोन पे चली गई। और वीकली का सप्लाई जोन भी अपन ने यहाँ पर बना रखा था। ये जो ग्रे बॉक्सेस हैं वो अपन के वीकली के सप्लाई जोन है, और ये जो रेड बॉक्सेस हैं वो हायर टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन है। इन सब को हाफ ईयरली का चरण मिला हुआ है। तो ये जब प्राइस इधर से होकर निकली, हाफ ईयरली के से होकर निकली, तो हाफ ईयरली की वजह से जो भी मंथली वीकली डेली के जो भी सप्लाईज थे वो सब एक्टिवेट हो गए थे। तो प्राइस में एक शार्प डाउन आया, शार्प डाउन आया, और शार्प डाउन आके यहाँ पर एक और सप्लाई थी। अगर अपन छोटे टाइम फ्रेम पर जाएंगे और, तो आपको एक और ज्यादा यहाँ पर डिमांड दिखेगा, वो डेली का है। मैं आपको अभी दिखा नहीं रहा क्योंकि बहुत ज्यादा बॉक्सेस जाएंगे, बट अगर और छोटे टाइम फ्रेम पर जाओगे, बाद में आपको मैं दिखा भी दे सकता हूँ, एक सेकेंड। मैं एक पेंसिल से यहाँ पर एक मार्क करके रख, आपको बाद में अपन समझेंगे इस चीज को। ठीक है। तो ये प्राइस यहाँ पर आई, लेकिन ये यहाँ से वापस रिएक्ट हुई है, और अब इस बार प्राइस ने ईयरली की सप्लाई को हिट कर दिया है। ये ईयरली का बॉक्स दिख रहा है आपको? ईयरली का बॉक्स दिख रहा है? ईयरली का बॉक्स भी आपका हिट हो गया, मतलब कि और हायर टाइम फ्रेम की सप्लाई पे जाके हिट हो गया है। और अपन के पास सपोर्ट किसका अवेलेबल है यहाँ पर? मंथली और वीकली का। तो मंथली और वीकली से हायर टाइम फ्रेम क्या है? हाफ ईयरली एंड ईयरली एंड क्वार्टरली। और अगर आप देखोगे, तो ये तीनों के तीनों, ये मंथली, वीकली, ईयरली, क्वार्टरली, ये और हाफ ईयरली, ये चारों बॉक्सेस को इंसाइड कर रहे हैं। मतलब इतनी ज्यादा इसको स्ट्रेंथ मिली हुई है कि आपके पूरे हायर टाइम फ्रेम के सारे जो भी जो एक्यूमुलेटेड सप्लाई थी, वो सबका सपोर्ट अवेलेबल है यहाँ पर इस पूरे जोन के अंदर। ये सब को इंसाइड कर रहे हैं एक दूसरे से। तो आप ये सोचिए इसको इस एग्जांपल से, कि अगर पीछे से करण हटा दिए जाएं एंड हनुमान हटा दिए जाएं, तो अर्जुन बचेंगे क्या? अर्जुन की स्ट्रेंथ वीक होगी ना। सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। यहाँ पर तो सब अवेलेबल थे इनके पास, ईयरली, हाफ ईयरली, मंथली, क्वार्टरली, लेकिन यहाँ पर हमने ये देखा कि यहाँ पर इनका जो सपोर्ट था वो कहाँ है? वो नीचे है। यहाँ पर देखेंगे आप, जहां पर अपन ने ये चीज बनाई है, हाफ ईयरली, क्वार्टरली एंड ईयरली, ये देख रहे हैं आप? ईयरली यहाँ अवेलेबल है, हाफ ईयरली एंड क्वार्टरली कोइंसाइड कर रहे हैं, लेकिन देयर इज इनफ गैप बिटवीन मंथली, वीकली एंड इनफ हाफ ईयरली, क्वार्टरली, राइट? और उस चक्कर में क्या हुआ है? उस चक्कर में ये हुआ है कि जो जोन हमने ये सोचा था कि बहुत अच्छा स्ट्रेंथ वाला है, apparently it was not that strong. Why? Because we did not have our higher time frames coinciding with this zone. But on the other hand, on the supply, higher time frames का इसको support available था। तो जब हायर टाइम फ्रेम प्राइस हायर टाइम फ्रेम से रिएक्ट होकर नीचे आती है, तो उसको छोटे टाइम फ्रेम के डिमांड जोन्स इन
जो भी जोन्स हैं, डिमांड और सप्लाई होल्ड नहीं कर पाएंगे. दे विल ब्रेक नो मैटर हाउ स्ट्रांग दे लुक ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम फ्रेम. सिंपल शब्दों में अगर मैं बताऊं, तो अगर आपने छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेड करना है, तो आपको हायर टाइम फ्रेम से सपोर्ट लेकर करना है. तभी आपके जोन्स की स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई होगी. और स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई करने का तरीका यही है कि आप टॉप डाउन अप्रोच कीजिए उसकी. आप हायर टाइम फ्रेम पर जाइए. हायर टाइम फ्रेम पर ये देखिए कि डिमांड जोन जो है या सप्लाई जोन जो है, जो भी आप कर रहे हैं, शॉर्ट एंड सेल, बाय, उसके हिसाब से आप उसको मार्क करते जाइए. और छोटे टाइम फ्रेम पर आइए, फिर मार्क कीजिए. और छोटे टाइम फ्रेम पर आइए, फिर मार्क कीजिए. और फिर आप ये देखिए, जितने ज्यादा को इंसाइडिंग हायर टाइम फ्रेम के आपके पास डिमांड जोन्स और सप्लाई जोन्स अवेलेबल हैं, दे आर दैट मच स्ट्रोंगर. और अगर हायर टाइम फ्रेम से प्राइस रिएक्ट होकर नीचे आ रही है, तो वो छोटे टाइम फ्रेम के डिमांड जोन्स को तोड़ देगी. हायर टाइम फ्रेम्स के सप्लाई जोन से अगर प्राइस रिएक्ट होकर आ रही है, जो कि यहाँ पर आ रही है, तो इसने ये मंथली और वीकली के सारे डिमांड जोन्स को ब्रेक कर दिया. एंड दे लुक्ड सो स्ट्रॉन्ग when we were only on this chart. When we did not do our top down analysis, they looked super strong. यहाँ पर मतलब ऐसा हो जाता है लोगों का कि यहाँ पर तो पैसा डाल दो, बनेगा ही बनेगा. बट जब हमने इसका टॉप डाउन किया, तो हमको ये समझ में आया कि ये इतने स्ट्रांग नहीं होल्ड कर पाएंगे, क्योंकि प्राइस रिएक्ट हो रही है हायर टाइम फ्रेम से, ईयरली से, हाफ ईयरली से, क्वार्टरली से. हाफ ईयरली को हाफ ईयरली का टाइम जोन, टाइम फ्रेम ही रोक पाएगा. ईयरली को ईयरली का डिमांड जोन ही रोक पाएगा. मंथली को मंथली का डिमांड जोन ही रोक पाएगा, अगर प्राइस नीचे आ रही है तो. अगर प्राइस ऊपर जा रही है, तो सेम थ्योरी गोज कि प्राइस नीचे आएगी, मंथली डिमांड जोन से चल रही है, तो मंथली सप्लाई जोन से ही नीचे आ जाएगी. क्वार्टरली से चल रही है, तो क्वार्टरली सप्लाई जोन चाहिए ही चाहिए प्राइस को नीचे लाने के लिए. हाफ ईयरली से चल रही है, तो हाफ ईयरली का सेम स्ट्रेंथ का आपको चाहिए ही चाहिए. और अब प्राइस देखिए, ये पूरी रिएक्ट होके, ये सब तोड़ के, सब कुछ करके, अब प्राइस कहां पर आई? यहां पर अगर आप देखेंगे तो, यहां पर अगर आप देखेंगे तो प्राइस कहां पर आई? यहाँ पर ये एक अपन का, ये देख रहे हैं, ये सारे वीकली के सब टूट गए. ये वीकली वीकली जो भी थे, ये सब टूट गए. लेकिन ये, क्योंकि इसके पास कुछ था ही नहीं, सपोर्ट ही अवेलेबल नहीं था. कहाँ से प्राइस आ रही है? ईयरली से आ रही है, तो वीकली वाला कहाँ ही रोक पाएगा? टूटेगा ही टूटेगा. बट अब ये प्राइस कहाँ आई है? क्वार्टरली के अंदर आ गई है. उसको हाफ ईयरली का सपोर्ट मिला हुआ है. तो प्राइस ने रिएक्शन दिया भी है यहाँ पर. मतलब इसने हायर टाइम फ्रेम के सपोर्ट के साथ प्राइस ने इसको रिएक्ट किया भी है. हम वीकली पर देख रहे हैं अभी, और वीकली पर हम लोग ये फिगर आउट कर रहे हैं कि कहाँ से प्राइस रिएक्ट कर गई है. प्राइस वहीं से रिएक्ट करी है जहां पर आपके डिमांड जोन्स की स्ट्रेंथ आपके हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस के हिसाब से, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस के हिसाब से बहुत ज्यादा थी. वहीं से रिएक्ट करिए, क्योंकि प्राइस आ भी वैसे ही रही है नीचे, हायर टाइम फ्रेम्स के साथ. तो ये हुई गई है. और उसके बाद एक वीकली पर ही सप्लाई जोन और बना, जिसकी स्ट्रेंथ काफी स्ट्रांग थी. और उसने वीकली, तो मैंने यही बोला आपको कि एक वीकली से चलने वाली प्राइस वीकली के सप्लाई जोन तक जाएगी, और वहां पर उसको रोक पाएगा वीकली का सप्लाई जोन. तो ये वीकली से चल रही है प्राइस, तो यहाँ पर एक वीकली का आपको एक सप्लाई जोन दिख रहा है. अगर मैं इसको मार्क करूं, तो ये इस तरीके से मार्किंग होगी इसकी. करेक्ट, ये दिख रहा है मेरे को, लेग इन, बेस, लेग आउट. ये रेड वाला लेग आउट दिख रहा है. तो आपका प्राइस प्रॉपर इसी वीकली के सप्लाई जोन तक है, और वीकली से ही चल रहा है प्राइस. वीकली के अंदर मूवमेंट आ रहा है, लेकिन इसको सपोर्ट मिला हुआ है काफी अच्छा खासा, इसलिए प्राइस ने रिएक्ट भी किया है. लेकिन वीकली के से चल रही है, और वीकली का सप्लाई जोन आपको मिल गया है यहाँ पर, तो उसने रिएक्ट भी दे दिया है.
लेकिन ये अभी भी इसी जोन के अंदर आई है वापस से, जहां पर आपको हायर टाइम फ्रेम का बहुत ज्यादा सपोर्ट अवेलेबल है। आपको हायर टाइम फ्रेम का यहाँ पर इसी जोन के अंदर वापस से आ गई है प्राइस, और ये इसी जोन के अंदर आपको हायर टाइम फ्रेम का बहुत ज्यादा सपोर्ट अवेलेबल है, क्योंकि हायर हायर टाइम फ्रेम हाफ ईयरली एंड क्वार्टरली के डिमांड जोन्स थे यहाँ पर। इसको अगर ये ब्रेक कर देती है, इसका मतलब समथिंग इज वेरी फिशी विद टीसीएस। बट आई एम प्रिटी श्योर कि ये इस जोन को ब्रेक नहीं करेगी, ये यहीं से ऊपर चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर्स पेंडिंग हैं डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे। तो इट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द टीसीएस इन्वेस्टमेंट। आई टेक अ पॉज। ये हमारा टॉप डाउन एनालिसिस था। जो पॉइंट्स मुझे बताने थे वो मैंने बताए। क्वेश्चंस? एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चंस? लेट मी। And did you guys understand the point that I'm trying to tell you here? So, actually, I think how did the marking basically? That is key, right? To decide कि हमारे डिमांड जोन, सप्लाई जोन और उनका ओवरलैप जो है, फॉर Right. दैट हमारी मार्किंग शुड बी एक्यूरेट। तो वो अपन नेक्स्ट सेशन में करेंगे अंकित। ओके। अम, क्योंकि मार्किंग के अंदर थोड़ा सा कैसा है कि बहुत इजी है मार्किंग करना, बट उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। लेकिन थोड़ा सा डीप में जाएंगे अपन उस वक्त, तब अपन समझेंगे कि मार्किंग एग्जैक्ट कैसे करनी है अपन को। ठीक है। राइट। बट आइडिया जो मैं आपको इस सेशन के अंदर ये देना चाहता था कि अपन अपनी साइकोलॉजी को कंट्रोल कैसे करें फॉर अ ट्रेड। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू कंट्रोल आवर इमोशंस। एंड वो इमोशंस कंट्रोल तभी होंगे जब अपन के पास लिमिटेड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन होगी और हम लोग उसी के साथ वर्क करेंगे। और वो लिमिटेड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन के ऊपर हमारा कंट्रोल पूरा होना चाहिए, हमको मास्टरी होनी चाहिए। वो मास्टरी के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एनालिसिस टू बी एक्यूरेट। And for our analysis to be accurate, we should know top-down analysis of our stocks. और टॉप डाउन एनालिसिस हमको ये बोलती है कि हमारे हायर टाइम फ्रेम्स जो हैं वो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बिकॉज वो लोअर टाइम फ्रेम्स को स्ट्रेंथ देते हैं। एंड एनी लोअर टाइम फ्रेम zone, if it is coinciding with their higher time frame zones, it becomes more stronger। उसके चलने के चांसेस उतने ही ज्यादा हो जाते हैं। इट गोज बोथ वेज, डिमांड एंड सप्लाई। और आपको ट्रेड वही जोन्स करने हैं जिनको हायर टाइम फ्रेम्स का सपोर्ट अवेलेबल हो, जो प्रॉपर कोइंसाइड हो रहे हो हायर टाइम फ्रेम्स के जोन्स के साथ। आपको ट्रेड वही करना है। और आपको ट्रेड कहाँ तक करने हैं इज ऑन द अदर साइड। अगर डिमांड सप्लाई को टच कर गई है, हायर टाइम फ्रेम के सप्लाई को टच कर गई है, इसका मतलब दैट इज योर एग्जिट। तो इसमें हम लोग व्हेन वी शुड कंसिडर मार्केट सेंटिमेंट्स एंड ऑल, जैसे कि अभी टीसीएस को हाई सपोर्ट है, राइट, डिमांड जोन का, बट अभी ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट इज नॉट सो गुड। तो राइट। हमको वो भी हमेशा कंसिडर करना चाहिए, या फिर वी कैन जस्ट रिलाई ऑन द चार्ट्स? No, no, absolutely. There are multiple things which goes in this, right? और वो अपन लोग इन सेशंस के ऊपर थोड़ा कम ही डिस्कस कर पाएंगे, बट इसके अंदर ओके। बहुत सारी चीजें होती हैं। इसके अंदर ऐसा होता है कि आपको ट्रेंड एनालिसिस करना होता है, और ट्रेंड के हिसाब से ही आपको आपको आपके प्लान्स करने होते हैं, एग्जीक्यूट करने होते हैं। ट्रेंड इज द की हियर, राइट? आप ट्रेंड के अगेंस्ट में जाके
नहीं कर सकते ट्रेडिंग। तो वो ट्रेंड एनालिसिस के लिए आपको सेक्टर एनालिसिस करना होता है, आपको आपके जो ट्रेड्स जो आप एग्जीक्यूट करने वाले हो उनकी ट्रेड स्कोर्स बनाने होते हैं। लेट्स से कि अगर कोई एग्जांपल दे रहा हूं मैं, कोई भी एक ट्रेड जो है उसके अगर आपने 12 पॉइंट्स, 12 अच्छे पॉइंट्स बना रखे हैं, वो 12 आउट ऑफ 12 किस कंडीशन में होगा, 12 आउट ऑफ 7 किस कंडीशन में होगा, 7 आउट ऑफ 7 किस कंडीशन में होगा, ये सब आपके ट्रेड स्कोर्स पे डिपेंड करता है। और Okay. इसके साथ आपको आपके सेक्टर्स का एनालिसिस करना होता है। जैसे टीसीएस इज द आईटी सेक्टर, राइट? टाटा स्टील इज द आपका स्टील सेक्टर। तो उस टाइम पर जब टीसीएस के अंदर या टाटा स्टील या वॉटेवर जो भी आप ट्रेड ले रहे हैं जिस भी स्टॉक के अंदर, उस पर्टिकुलर स्टॉक का सेक्टर क्या कर रहा है मूवमेंट, राइट? उसके भी 2 पॉइंट्स होते हैं आपके ट्रेड स्कोर पर, कि आपका सेक्टर की अगर स्ट्रेंथ आपके चार्ट के ऊपर डिमांड जोन की स्ट्रेंथ से मैच कर गई, तो मतलब आपके ट्रेड को और ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं। All we try to do is we want to strengthen our demand zones अगर हम लोग बाय कर रहे हैं, और we want to strengthen our supply zones अगर हम लोग सेल कर रहे हैं। How do we do it? There are multiple points to do that, which we will discuss eventually going further in when we as and when we go in these sessions. Right. Okay. बट अगर आपने ये टॉप डाउन एनालिसिस सीख ली है, अगर आपका कमांड आपके डिमांड एंड सप्लाई जोन्स के बीच में आ गया है, तो मैं आपको ये गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आपकी एक्यूरेसी फॉर डिमांड एंड सप्लाई के बीच में खेलने की, इफ यू हैव डन योर टॉप डाउन एनालिसिस, इज 70% यू हैव ऑलरेडी अचीव्ड। अगर आप 10 ट्रेड कर रहे हैं ना, तो आप 7 बार जीतेंगे ही जीतेंगे, 3 बार ही फेलियर होगा। वो 3 बार फेलियर इसलिए होगा क्योंकि आपको और आगे की चीजें नहीं पता है, जो इवेंचुअली हम लोग सीख लेंगे। बट आपको ये 7 बार आउट ऑफ 10 टाइम्स विन रेशियो होगा आपका, विच इज अ वेरी गुड रेशियो टू मेंटेन। टॉप डाउन अप्रोच इज द की। और कोई क्वेश्चन किसी का? निखिल, गगन, खुशबू, अंकित? Very happy eaten. Gudka? Gudka. Gudka is different. No, Tarun, no question from my side. चलिए, सो अरे विद दिस, तरुण यस। तरुण इसके फर्स्ट 2 सेशंस की रिकॉर्डिंग्स कहाँ पे मिलेगी? इससे पहले सिर्फ एक सेशन हुआ है अब तक, तो मैं ग्रुप पे वापस शेयर कर दूंगा इससे पहले वाले सेशन का रिकॉर्डिंग अलोंग विद दिस। ठीक है, अच्छा, तो ये आज का सेशन सेकंड सेशन था, तो ये भी रिकॉर्ड हो रहा है, तो ओके, मैं इसके बाद दोनों सेशंस की रिकॉर्डिंग वापस से शेयर कर दूंगा। ठीक है। I think you have YouTube channel also, right? Yeah, I have a Where we YouTube can channel as well. find this. So yes, so Hmm. I'll place that on the YouTube channel, and then you guys can go ahead and get that. All right, guys, with this, I'll let you go. Thanks again for joining.